हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल द अर्जुनास। आज शनिवार का दिन है भाई, और बहुत ही मजेदार इंपॉर्टेंट दिन है आप सभी लोगों की जेई की जर्नी के लिए, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई यूनिट जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, तो जल्दी से बताइए एक बार, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है क्या? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बच्चों स्वागत है। जो भी बच्चे एक ब्रेक के बाद आए हैं उनका भी, क्योंकि हो सकता है आपका बैकलॉग हो और अब आप ये चैप्टर पढ़ने आए हो। तो आप लोगों की नॉलेज के लिए और आप लोगों की खुशी के लिए एक बात बता देता हूं कि भाई इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पुरानी 11th में जितने पाप करे हैं, जो बैकलॉग है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन में चैप्टर चलने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो अगर आपका किसी भी चैप्टर में बैकलॉग है तब भी आप इस चैप्टर को यहां से बेटा पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में एक तरह से लाइफलाइन नंबर 2 हो गई है 11वीं में। जिन लोगों की 11th अभी तक हाफ वेस्ट हो गई है, तो आप बेटा अपनी आधी 11th बचा सकते हैं। देखो 12th में जब जाओगे तब जाके ये बोलना कि 11th वेस्टेड, या उससे बेटर क्या है, एटलीस्ट आधी 11th वेस्टेड है, आधी तो हमने ठीक से कर ली थी। तो अभी भी मौका है बेटा, अगर आपकी जेई की तैयारी ऑफ ट्रैक हो गई थी तो अब आप वापस से उसे ट्रैक पर ला सकते हैं, क्योंकि अभी भी मौका है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर अच्छी तरह कर ली, जो अलजेब्रा के टॉपिक्स बैकलॉग रह गए उनको 12वीं में थोड़ा बहुत निपटा लेना, जब समय मिले थोड़ा बहुत बैकलॉग कंप्लीट कर लेना। बट अगर अभी ये तुमने ये वाली यूनिट्स कर ली बेटा, आगे अगले 3 महीने तो भी तुम्हारी 11th बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बेटा जी, प्रणाम। बहुत बहुत प्यार आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, ढेर सारा प्यार। जी हाँ, गुड मॉर्निंग कौन कर रहा है भाई? गुड मॉर्निंग प्लूटोवासी जी। नमस्ते सर जी। जी सर, मेहनत कर रहा हूं। तो देखो भाई, जैसा कि मैंने कल बताया था, अब ये जो यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो जिसका पहला चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस, ये रिलेटिवली आसान है। रिलेटिवली मतलब अभी तुमने इतने भारी भरकम चैप्टर्स पढ़े, कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी, बायनोमियल, ये अपने आप में मैथ्स का सबसे भयंकर रूप है क्लास 11th का, ये 3 चैप्टर्स। ठीक है, और इसके बाद चीजें अब आसान होने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर आसान है, बाकी जैसे ट्रिग्नोमेट्री भी कई लोगों को टफ लगता है ना, क्वाड्रेटिक टफ लगता है, सीक्वेंस सीरीज टफ लगता है कई लोगों को। तो अलजेब्रा कहने का मतलब है रिलेटिवली ज्यादा टफ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ ली, नोट्स अच्छी तरह बनाए, तो आप लोगों को उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक जो तुमने चैप्टर्स पढ़े, कई बार ऐसा होता है ना यार, पढ़ इतना लिया बट सवाल तो सर होते ही नहीं। अभी धीरे धीरे उसके भी होने लग जाएंगे, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा नहीं होगा। कोऑर्डिनेट में तो तुमने आज पढ़ा, मान लो स्ट्रेट लाइन खत्म कर लिया, तो 80% सवाल तुमसे स्ट्रेट लाइन के होने लग जाएंगे, है ना। अच्छी बात, क्योंकि फिर हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, जो हम कर रहे हैं एक्चुअली उसका आउटपुट भी निकल के आ रहा है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट बहुत सबसे स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है आईआईटी जेई मैथ्स में, एडवांस्ड एज वेल एज मेंस में सबसे स्कोरिंग टॉपिक, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जिन्होंने पढ़ाई कर ली उनसे बढ़िया हो जाते हैं सॉल्व। ठीक है भाई, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि भाई सभी लोग जिनका बैकलॉग बन गया था वो लोग भी जुड़ गए हैं, और वो लोग भी बेटा अब फुल मेहनत करेंगे। तो जल्दी से एक बार चैट पे लिख के बता दो सभी लोग, क्या आप बिल्कुल 100% अब अपना देंगे? अगर बीच में थोड़ा भी बैकलॉग बन गया, कहीं डीले पड़ गए, नहीं मेहनत कर पाए उतनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यार अब 100% मेहनत करनी है, एक बार जल्दी से प्रॉमिस करके मुझे बताइए, एक बार जल्दी। अभी तक जो हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओ, बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बढ़िया करके मेहनत करेंगे। करेंगे तो जल्दी चैट पे लिख के बताइए। टीजेपी, अबे टीजेपी क्या है? ये क्या नई नई चीजें लेके आते रहते हो तुम? क्या नई नई चीजें लाते रहते हो? समझ नहीं आता भाई मुझे। तुम बड़े यार एडवांस किस्म के हो, डेली तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो। यस सर, प्रॉमिस प्रॉमिस, हाँ ये तो भाषा मुझे समझ आ रही है। टीजेपी समझ नहीं आया मुझे, जरा बता दीजिए कोई इलेबोरेट करके, व्हाट इज टीजेपी? प्रॉमिस सर, प्रॉमिस, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का प्रॉमिस आ गया है। तो मैं तुम्हें अब एक बात और बता दूं, देखो, हाँ प्रॉमिस तो आप लोगों ने कर लिया है बहुत जोश के साथ, अच्छी बात है। हाँ, क्या है टीजेपी? ओह तरुण झुंझुना पार्टी, अरे भाई साहब, गजब आदमी हो भाई। अच्छा,
बहुत क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी हाँ, तो टीजेपी जो हमारी टीजेपी है, ये टीजेपी प्रॉमिस कर रही है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फुल मेहनत करेगी। देखते हैं भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, नाइस। तरुण झुंझुना पार्टी कोई लिख रहा है, कोई लिख रहा है तरुण जनता पार्टी। अच्छा, ये तुम्हारे निखिल सर का काम होगा लगता है, ये निखिल सर ही करते हैं इस तरह के काम। आज जरा फोन करता हूं इन्हें कि भाई बहुत जरा लग रहा है टीजेपी के अध्यक्ष तुम्हें ही बना दिया जाए। हाँ, इनको फोन करके बोलता हूं आज रात को। अभी नहीं, अभी नहीं बेटा, कहीं अभी टाइम तुम सोच रहे हो क्लास का बर्बाद होगा। निखिल सर रोस्टेड यू। अच्छा, केमिस्ट्री वाले इतना बोलने लग गए हैं क्या? मैथ्स वालों से पंगा लेने में डर नहीं लग रहा क्या? चलिए देख लेंगे, देख लेंगे भाई, देख लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, जब आए थे यहां पे तब तो बड़े चुपचाप थे। जब आए थे हमारे स्टूडियो में, याद है एक दिन आए थे, तब तो भाई साहब मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अब भाई साहब यहां पे दूसरे कैमरे में जाके रोस्टिंग कर रहे हैं हमें। कोई बात नहीं, देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं। हाँ, चलिए, तो मैं अब आपको एक बात बताने वाला था भाई। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इंटरेस्ट क्या बोलते हैं, काफी ज्यादा स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगले पांचों चैप्टर्स जो पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा लिंक्ड नहीं है पुराने चैप्टर से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। अब तुम लोग क्योंकि मैच्योर हो गए हो, तुम इस बात को समझ सकते हो बेटा। देखो, होता क्या है, हमें कई बार एक होता है पढ़ाई में मजा आ रहा है, कोई टॉपिक पढ़ने में मजा आ रहा है, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है। ठीक है, जैसे पीएनसी था, मजा आता था, क्वेश्चन देख के मन करता था हाँ यार सॉल्व करें, हो ना हो अलग बात है, बट ट्राई तो करें, है ना। एक होता है मजा आना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उतना ज्यादा लेवल का मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये इजी चीज है। मजा उसमें आता है जो हार्ड चीज हो, टफ चीज हो, राइट। बट ये हमारे लिए स्कोरिंग चीज है, तो आपको मजे से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है अपने आईआईटी के नंबर्स पे। नंबर बराबर मिलने हैं बेटा, तो जो आसान टॉपिक येट अ लिटिल बोरिंग टॉपिक है उसमें भी नंबर 4 ही मिलेंगे, वर्सेस जो एक टफ टॉपिक है और आपने उसका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन क्रैक कर लिया, उसमें भी नंबर 4 ही मिलने हैं। तो भाई, आपको जब भी लगे कि कोई चैप्टर यार बोरिंग हो रहा है, याद बहुत करना पड़ रहा है, ये तो ऑब्वियस लग रहा है, तो आप बस ये समझिए कि भाई आपको जेई के 4 नंबर दिखने चाहिए। ठीक है, जब भी आपको कोई भी टॉपिक बोरिंग लगे कि यार ये तो मजा नहीं आ रहा, यार उतना इंटरेस्टिंग सा चैप्टर नहीं लग रहा, तो आपको बस दिखना चाहिए यार 4 नंबर तो इसी में आएंगे, 4 नंबर इसमें मुझे मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे कि मैंने बताया बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो कई बार वो थोड़ी सी बोरिंग लगने लग जाती है, क्योंकि आपको इजीली समझ आ रही है, क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, पर याद करनी है चीजें, नोट्स बनानी है, थोड़ा सा एक तरह से रिटन लर्निंग वाला काम ज्यादा होगा इसमें, तो आपको उसको ये समझ के चलना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई मजा नहीं आएगा, बोरिंग ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मजेदार टॉपिक भी हैं, स्पेशली सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स, इन सब में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें भी आएंगी, बट स्ट्रेट लाइंस कई बार थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि वो बोरिंग लेवल पे चले जाता है। बट हैविंग सेड दैट, जी हाँ, रिबन कटिंग है, रिबन कटिंग सेरेमनी, क्या हो गया रिबन कटिंग में? रिबन कटिंग सेरेमनी और न्यू चैप्टर, रिबन लेके आऊं क्या? अच्छा, चलो भाई इधर देखो, तुम भी ना यार। स्ट्रेट लाइंस लेक्चर नंबर 1, तो आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, हम इसमें 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं 5 चैप्टर्स का। पहला चैप्टर होगा स्ट्रेट लाइंस एंड पीओएसएल, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसी में आ जाएगा। फिर आएगा सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। देखो, कहीं पर भी अगर जेई की मैथ्स पढ़ाई जाती है तो कोऑर्डिनेट इसी ऑर्डर में चलता है, मतलब पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, यही इनका ऑर्डर है। क्यों ऑर्डर है? क्योंकि जब तक आप पैराबोला में जाएंगे तो आपको ये दोनों की नॉलेज लगती है, जब आप इलिप्स में जाएंगे तो इन तीनों की नॉलेज लगती है, जब हाइपरबोला में जाएंगे तो इन चारों की नॉलेज लगती है, सर्कल्स में जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन की नॉलेज लगती है वहां पे। तो इसीलिए ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि अगर आपने स्ट्रेट लाइंस में गड़बड़ कर दी बेटा तो आपको सर्कल में समझ नहीं आएंगी आधी चीजें, राइट। इसीलिए बोल रहा हूं स्ट्रेट लाइंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, बहुत ही केयरफुली पढ़ना, क्योंकि ये हर जगह यूज होने वाला है आगे के सारे चैप्टर्स में। ठीक है, कोनिक सेक्शन, यही कोनिक सेक्शन है भाई, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला को ही हमने 3 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर दिया है हमारा, यहां पे सारे के सारे डिफरेंट चैप्टर्स होने वाले हैं, और शुरुआत के चैप्टर्स काफी लेंदी होंगे। स्ट्रेट लाइंस में हमें लगभग 10-12 लेक्चर्स लग जाएंगे करने में, पहले से ही बता रहा हूं, ताकि बाद में कब खत्म होगा सर, कब खत्म होगा ना बोले आप, क्योंकि लेंदी चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर होने वाले हैं।
मेरे ख्याल से 11th क्लास में हमने बेसिक मैथ के अलावा किसी और चैप्टर में इतने लेक्चर्स नहीं दिए जितने हम स्ट्रेट लाइंस में देने वाले हैं। ठीक है, हाँ, पीओएसएल का मतलब है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वो देखेंगे क्या होता है, वी विल सी। ठीक है भाई, तो ये ऑर्डर रहने वाला है, इनकी इंपॉर्टेंस बता दी मैंने आपको। वेटेज कितना है मैं ये भी आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं, क्योंकि 5 चैप्टर्स की बात है। तो भाई देखो, स्ट्रेट लाइन सर्कल मिला के पहले अगर मेंस की बात करूं अगर, तो इससे 2 या फिर 3 सवाल स्ट्रेट लाइन सर्कल से आ जाते हैं। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला से भी 2 या 3 सवाल आ जाते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी दिख सकते हैं आपको। ठीक है, 2 या 3 के बीच में जनरली दिखते हैं। तो मेंस में आप देखेंगे 4 से 6 सवाल आपको, 30 में से 4 से 6 सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के होंगे, जो कि बहुत स्कोरिंग होंगे। एडवांस्ड में आप देखिए, इन दोनों के मिला के 2 क्वेश्चन पक्के हैं, और इन दोनों के मिला के भी 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं, कभी कभी 2 से 3 भी आ जाते हैं। सो टोटल 4 से 5 सवाल एडवांस्ड में इसके आने वाले हैं, और मेंस में आपने देखा 4 से 6 सवाल आते हैं। करेक्ट, तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो गया। आप खुद सोच के देखिए कि लगभग जो है तुम्हारा 25%, 20% वेटेज इसका हो गया है, 20% वेटेज हो गया है, राइट, 20% हो गया ना, हाँ, 20% वेटेज का मतलब 165 30, हाँ, तो लगभग 20% की वेटेज है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और 5 चैप्टर्स हैं, तो अच्छी तरह पढ़ेंगे। अगर आपने ये दोनों अच्छी तरह पढ़े, आगे वाले 3 आपको बहुत आसान लगेंगे। बट होता क्या है कि यार हम लोग ना हार मान जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन सर्कल स्ट्रेट लाइन ढंग से नहीं पढ़ेंगे, दिवाली आ जाएगी, दशहरा आ जाएगा, बैकलॉग में बना लेंगे, दिक्कत हो जाएगी, फिर आगे सबका बैकलॉग हो गया। ये समझ लो कि यहां पे आपको एक बस पे बैठना है, ट्रेन में बैठना है, ये स्टेशन पे है, अभी हमारी गाड़ी रुकी हुई, एक बार गाड़ी यहां से छूट गई, फिर वो सीधे यहां पर जाके रुकेगी, क्योंकि आपको फिर बीच का कोई समझ नहीं आएगा अगर आपने बेटा बैकलॉग बना लिया इनके अंदर। तो बस एक ही चीज ट्राई करनी है, किसी तरह बैकलॉग ना बने, इस चैप्टर्स में बैकलॉग ना बने, नहीं तो अगले 5 चैप्टर्स हमारे ऑफ ट्रैक निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी लेक्चर्स बता दिया मैंने बेटा आपको, लगभग 10 से 12 लेक्चर स्ट्रेट लाइन एंड पीओएसएल में लगेंगे हमको। सर्कल्स में भी लगभग 9-10 लेक्चर, फिर धीरे धीरे कम होते जाएंगे, क्योंकि इसमें 6-7 में, इसमें 5 में, इसमें 4 में हम निपटा देंगे। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे भाई। भगवान का नाम लेके, ऊपर वाले का नाम लेके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शुभारंभ किया जाए, है ना भाई। रिबन कटिंग क्या हम हवन ही कर देते हैं, तुम्हें पता ही है हम तो थोड़े जो है, तुम्हें पता ही है, मंत्र वाले आदमी हैं भाई, रिबन क्या ही काटेंगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब आज के लेक्चर में बेटा हम लोग 10th की ही कोऑर्डिनेट मेजरली रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, जो तुमने 10th में कोऑर्डिनेट पढ़ी थी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 9th 10th में पढ़ा है, डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला ये भी पढ़ा है। आई थिंक एरिया ऑफ ट्राइंगल अब 10th से रिमूव कर दिया गया है, वो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। ठीक है भाई, हाँ हाँ पंडित जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो आज का लेक्चर इजी लगने वाला है, क्योंकि आज हम नया बहुत कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, ये चीज हो सकता है नई करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल जल्दी बताइएगा। चलिए, अभी जब शुरू होगा तब बता देना। पहले हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोडक्शन पर आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो आपको पता है भैया कि अगर एक ये एक्स और वाई एक्सिस, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं हम, एक्स वाई एक्सिस को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर एक पॉइंट पी होता है एक्स कॉमा वाई, तो एक्स को बोला जाता है एब्सीसा ऑफ द पॉइंट, y को बोला जाता है ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, राइट। और अगर डिस्टेंसेस से लिंक करा जाए तो ये जो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो वाला क्या होता है, जो pm डिस्टेंस होता है x एक्सिस से, ये मॉड y होता है, मॉड y होता है। क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव भी हो सकता है, राइट, क्योंकि यहां आ गया तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता, तो मॉड y इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस pn तुम्हारा क्या होता है, मॉड x होता है, उल्टा होता है, x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट होता है। करेक्ट, ये तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं। फिर तुम्हें एक बात पता है कि अगर x एक्सिस का कोई पॉइंट लेना है तो उस पे y 0 होता है, a,0 ले लेता हूं, और y एक्सिस का कोई पॉइंट लेना होता है तो उसको 0,b फॉर्म का हम ले सकते हैं। y एक्सिस के पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये बात आप लोगों को पता है। करेक्ट, हाँ। और उसके बाद बेटा आप लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला नाम की एक चीज करी होगी कि अगर 2 पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है d,
दैट इज गिवन बाय अ डिस्टेंस फॉर्मूला, जो क्लास 10th में आई थिंक सब लोगों ने पढ़ा है। जल्दी से बता दीजिए, हाँ जल्दी से बता दीजिए कि कोई भी ऐसा इंसान है जिसने डिस्टेंस फॉर्मूला अगर नहीं पढ़ा है। हाँ जल्दी बताइए, अगर कोई भी इंसान है जिसने डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। आई थिंक सभी ने पढ़ा होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट करके होल स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट करके होल स्क्वायर ले लेते हैं और स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये बन जाता है बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पढ़ा है सर पर भूल गए, तभी तो याद दिला रहा हूं भाई। आज की क्लास याद दिलाने के लिए ही है, वैसे तो याद तुम्हें खुद के करके आना चाहिए था। मैंने बोला भी था रिवाइज करके आइएगा। यस सर पढ़ा है, वेरी नाइस वेरी नाइस। सर 2 मिनट रुको। क्यों बेटा, तूने हवन करना है क्या 2 मिनट रुक के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, जब भी 2 पॉइंट्स दिए हो, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको दिया है 5,7 और -1,3 के बीच में डिस्टेंस निकालिए, तो आप क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट करके होल स्क्वायर करेंगे। अब सर ये माइनस ये करूं, ये माइनस ये, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि होल स्क्वायर है। तो आप 5 माइनस -1 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर ऐसे करके निकाल लेंगे, तो 36 और 16 रूट 52 बन गया इसका डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स क्या बन गया, रूट 52 बन गया। करेक्ट करेक्ट जी, रूट 52। सर प्रूफ, बेटा प्रूफ के दिन गए, 10वीं क्लास में प्रूफ करा होगा तुमने, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाता है। बट मैं अब इन प्रूफ में नहीं जा रहा हूं, इतने फंडामेंटल्स पे नहीं जा रहा हूं, जरूरत भी हमें कहीं है नहीं इसके प्रूफ की। 10वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है, बस याद रखना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना। ठीक है जी। अब जल्दी से इस पे एक सवाल कर लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर है। अब ये नहीं तुम एग्जैक्ट फिगर बना रहे हो। लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी 0, b, क्योंकि वाई एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो आपने 0, b मान लिया और उनका डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b को बराबर रख दिया, क्योंकि दिया गया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, जिस पॉइंट को 0 b मान लिया, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। तो दोनों से डिस्टेंस बराबर कर डालो, सवाल हो जाएगा सॉल्व। जल्दी से बेटा, 90 सेकंड है तुम्हारे पास, जल्दी उत्तर दीजिए। ठीक है भाई, एक भाई लिख रहा है सर 2.0 में तो हर चीज का प्रूफ होता है। बेटा होने दे, मैं तो वही प्रूफ कराऊंगा जो काम का होगा। ठीक है, हाँ बस। सब हर टीचर की अपनी अपनी स्टाइल है, मेरी स्टाइल यही है कि जो प्रूफ कहीं मुझे लगेगा कहीं ना कहीं आपके काम आना है, वही मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्योंकि अदरवाइज हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है, उसमें कोई आपसे प्रूफ नहीं पूछने वाला। हाँ किसी किसी चीज का प्रूफ काम आ जाता है, तो वो मैं प्रूफ आपको करा देता हूं। ठीक है, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप प्लीज ज्ञान ना दें, ज्ञान लेने की कोशिश करें। जी हाँ, तो जल्दी से अब डिस्टेंसेस बराबर रखेंगे बेटा, डिस्टेंसेस करेंगे बराबर। सो पीए डिस्टेंस का होल स्क्वायर बराबर पीबी डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस -1 यानी 1 का स्क्वायर, और y सब्ट्रैक्ट कर दूंगा b -2 का स्क्वायर। रूट हट गया क्योंकि होल स्क्वायर कर चुका हूं। pb का मतलब हो गया 3 स्क्वायर प्लस, क्योंकि 3 - 0 कर दो, b -4 का होल स्क्वायर। करेक्ट जी हाँ, जल्दी से आंसर निकालिए। इधर देखिएगा, तो हमारे पास क्या हो गया, इसको होल स्क्वायर खोलेंगे, बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4b इज 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8b। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, करेक्ट, और 4 और 1 5 माइनस 4b इज 9 और 16 25 माइनस 8b। b की टर्म्स लेफ्ट में करिए, 8b माइनस 4b बराबर 25 माइनस 5, और 4b की वैल्यू आ गई 20, तो b की वैल्यू आ गई 5। यानी जो हमारा पॉइंट लेट किया था वो 0,5 हो जाना चाहिए, 0,5 हो जाना चाहिए। लीजिए 0,5, सी ऑप्शन बन गया है आंसर। ये रिवीजन हो गया आपका भाई। 73% लोगों को ही 10वीं क्लास के कॉन्सेप्ट आते हैं, यहां से समझ आ गया कि हमारे जो अर्जुनाज हैं प्यारे प्यारे,
सॉरी टू से, बट 73% को ही 10वीं की कोऑर्डिनेट आती है। सुनने में बड़ा बुरा लग रहा होगा जिन लोगों ने गलत किया है, बट फैक्ट तो बेटा यही है। बुरा ही लगाना चाहता हूं मैं तुम्हें, ताकि बुरा लगेगा तभी अंदर से कोई चीज जब चुभेगी तभी तो पढ़ाई में दिमाग लगाओगे। हर समय ये नहीं कि अरे मेरे प्यारे बेटे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो दिन अब निकल गए भाई। कब तक प्यार से पुचकारते रह जाएंगे हम तुम्हें? मेहनत नहीं करनी है क्या? 10वीं का क्वेश्चन था जो तुमने 10वीं में करा था, रिवीजन करने को बोला नहीं करके आए, पोल में दिया नहीं कर गए, तो भाई इतनी बार गड़बड़ करोगे कैसे काम चलेगा ये बताओ। तो थोड़ा सा बेटा अब जागने का समय आ गया है, बिकॉज नाउ इज द टाइम व्हेन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल गेट आउट ऑफ द रेस ऑफ जेई, बाहर निकल जाएंगे इसी तरह से अगर गड़बड़ करते रह गए। हाँ पर्सनल हो गया सर ये, अब पर्सनल लगने दो भाई, मैं क्या करूं, मैं तो उसमें सच्चाई बता रहा हूं। क्योंकि इतना बेसिक अगर डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन नहीं आता तो 10वीं क्लास में तुमने कुछ पढ़ाई नहीं करी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? अब ये भी पूछेगा सर बता दो ना, हमें तो नहीं पता। जिनको पता है वो कर लें। आइसोसेलेस ट्राइंगल ये होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। करेक्ट। एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बेस आर 1,3। बेस जो है 1,3 दी है और -2 7 दी। अब कुछ लोग कहते हैं सर वो नेगेटिव है, वो इधर होगा वो उधर होगा। देखो एग्जैक्ट फिगर की बेटा हमें जरूरत नहीं होती है, एग्जैक्ट फिगर की जरूरत नहीं होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एक रफ फिगर बनाइए, सर वो तो नेगेटिव है इधर आना चाहिए उधर, कोई बात नहीं यार, हम कब कह रहे हैं कि एग्जैक्ट फिगर है? एक अप्रोक्सीमेट फिगर बना के हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन। ठीक है जी, बेस दी हुई है और वर्टेक्स ए कैन बी। देखो कोऑर्डिनेट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं, जो लोग मानेंगे उनका बहुत फायदा होगा। मैंने कल एक बात बोली थी कि कोऑर्डिनेट में नोट्स को बहुत अच्छी तरह से बनाना है। ठीक है, जो जितना नीट एंड क्लीन अलग अलग रंग बिरंगे पेन से लिख लिख कर प्रॉपर्टीज लिखेगा, याद करेगा, रिवाइज करेगा, उसकी कोऑर्डिनेट उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, और उसके क्वेश्चन सही होने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया दिमाग में है तो इसका सवाल तो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा घुमाने वाली चीजें होती ही नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं मेंस एडवांस्ड में दोनों में। दूसरी चीज ये कि आपको बेटा लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से, आपको लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है लैंग्वेज दी होती है। आपको जितनी अच्छी तरह लैंग्वेज पढ़ोगे हर क्वेश्चन में, उतना आपको क्वेश्चन के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। फिगर बनाइए, ध्यान से देखिए, वर्टेक्स से कैन बी, छोटी सी चीज लिखिए कैन बी, मतलब वर्टेक्स से एग्जैक्ट निकालने को नहीं कह रहा है, क्या हो सकता है वर्टेक्स से ये बोल रहा है। तो काम करते हैं, लेट वर्टेक्स ए। तो ध्यान रखिएगा लैंग्वेज हमेशा अच्छी तरह से पढ़िए। अल्फा बीटा ले लिया, ए कॉमा बी ले लो, एक्स वाई ले लो, कुछ भी ले लो, पी क्यू ले लो, कुछ भी ले लिया, वर्टेक्स ले लिया बेटा। और डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर करूंगा, क्योंकि सिर्फ मुझे क्वेश्चन में जो गिवन दिख रहा है, डेटा जो गिवन है, दैट इज ओनली दैट इट इज गोइंग टू बी आइसोसेलेस, यानी ए बी और ए सी को बराबर रख देता हूं। ए बी बराबर ए सी, यानी इनके स्क्वायर्स को इक्वल रख देता हूं, और डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा अल्फा -1 होल स्क्वायर बीटा -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा +2 होल स्क्वायर प्लस बीटा -7 होल स्क्वायर। करेक्ट, इस तरह से बेटा बन जाएगा। बस अब क्या है, होल स्क्वायर्स खोलते हैं, होल स्क्वायर्स खोलते हैं। अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +1 प्लस बीटा स्क्वायर -6 बीटा +9, यहां से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर +4 +4 अल्फा बीटा स्क्वायर -14 बीटा +49। कुछ काटा पीटी हो रही है, बीटा स्क्वायर कटा, अल्फा स्क्वायर कटा। करेक्ट, इस तरह से बेटा करना है। हाँ पोल पर दे दीजिए सर, चलिए पोल पर कर देते हैं क्वेश्चन को, आप लोग निपटाइए इस सवाल को। हाँ मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं बेटा, यहां पे आ गया -2 अल्फा, 1 और 9 हो गया 10, -6 बीटा, उधर से आ गया 4 अल्फा -14 बीटा +53, 49 और 4 53 हो गए हैं। करेक्ट, बस अब तो आई थिंक अब हो गया क्वेश्चन। अल्फा की टर्म इधर करो और 10 को उधर ले जाओ, सो -4 अल्फा और -2 अल्फा हो गया -6 अल्फा, 14 बीटा इधर आएगा और -6 तो +8 बीटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं 53 - 10 43 हो गया है। इस तरीके का बन गया है इक्वेशन, इस तरीके का इक्वेशन बन गया है बेटा। अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन इस प्रकार का बन गया है। देख लीजिए क्या मेरी इक्वेशन सही है, क्या मेरी इक्वेशन सही है।
अब और डेटा तो कुछ दिया नहीं, अल्फा बीटा में एक इक्वेशन बनाने को दिया है बेटा, क्योंकि बस उन्होंने एक आइसोसेलेस दिया, आगे कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो मेरे पास डेटा की कमी है, यानी एक ही इक्वेशन है। दो इक्वेशन चाहिए होती, दो अननोन्स होते तो सॉल्व कर लेता, बट एक ही इक्वेशन है, इसीलिए कैन बी। तो अब हम ऑप्शंस को पुट कर करके देखेंगे, ऑप्शन को पुट कर करके देखेंगे भाई कि कौन कौन सा वर्टेक्स सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन सा कर रहा है, जरा देखते हैं। अल्फा को 1 बीटा को 6, अल्फा को 1 बीटा को 6 देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है। -6 + 8 6 48 = 43, ऑब्वियसली रॉन्ग, नहीं कर रहा सेटिस्फाई। क्या अल्फा -½ बीटा 5 कर रहा है, देखते हैं। अल्फा को -½ डाला तो ये 3 हो गया, 8 5 40 हो गया, यानी कि 43 हो गया। बी ऑप्शन तो हमारा सही आ रहा है, बी ऑप्शन तो सही आ रहा है। मल्टीपल करेक्ट आ गया क्या? अरे यार मुझे पता नहीं था, सॉरी। अगर मल्टीपल करेक्ट आ गया तो अगर बी या सी दोनों में से कोई भी कह रहे हैं, सी भी आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। 5/6 और 6, तो अल्फा को 5/6 डालते हैं, बीटा को 6 डालते हैं इस इक्वेशन में, तो 6 अल्फा हो गया -5 + 8 6 48, 48 - 5 ये भी 43 होता है, यानी कि बेटा बी और सी दोनों ही ऑप्शंस सेटिस्फाई कर रहे हैं, दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब तुम बोलोगे कि सर दो कैसे आ गए, एक होना चाहिए था। तो देखो, अगर डायग्राम से भी देखना चाहते हो तो बी या सी, चलो पहले बी आता है इसलिए पहले जिसने बी देख लिया तो बी भी सही है, सी भी सही है, बी और सी दोनों सही है, ठीक है। पहले बी था इसलिए मैंने बी टिक कर दिया है। नाउ दो ट्राइंगल्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि एक एग्जैक्ट बेटा ऐसे भी होगा नीचे की तरफ, राइट। तो एक वर्टेक्स ऐसे आ रहा है ए, एक बिल्कुल नीचे इस बेस के ऊपर, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बन सकते हैं, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बन सकते हैं, करेक्ट। सो बी एंड सी बोथ आर एक्चुअली करेक्ट, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। सर वाई नॉट ए ऑल्सो, बेटा ए सेटिस्फाई नहीं किया ना, 1,6 इसमें डाला, अल्फा की जगह 1 बीटा की जगह 6, तो -6 + 48 तो 42 होता है, 43 नहीं होता, इसलिए इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी है, देखिए। ए कहां से है भाई, कौन कह रहा है ए है? -6 + 48 तो 42 होता है यार, कैसी बातें कर रहे हो, क्या हो गया, क्या हो गया? सर ये चीटिंग है, सॉरी बोलो, सॉरी भाई, ले खुश हो गया। सर पर इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बिल्कुल होंगे, इनफाइनाइट तो हो ही सकते हैं, बट दीज टू आर करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो। इनफाइनाइट ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल्स बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल्स बन सकते हैं, बट तुम्हें दो दिए हुए हैं ना, मैं ये दिखा रहा हूं कि दो कैसे पॉसिबल हो रहे हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट इन्होंने ऑप्शन तो दो ही दिए हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि दो ही आंसर्स होंगे, मैं ये कह रहा हूं कि ये दो कैसे हो रहे हैं, मैं आपको ये दिखा रहा हूं। होने को तो इनफाइनाइट हो जाएंगे ना, आप अल्फा को 1 डालो बीटा कुछ आ जाएगा, अल्फा को 2 डालो, 1/3 डालो, 1/5 √2 जो मर्जी डालो, एक ना एक बीटा आता जाएगा। अल्फा बीटा में एक रिलेशन मिला है, ऑब्वियसली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं उसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर स्पैमर डे है, कोई बात नहीं यार, अरे चिल मारो यार, कोई नहीं, इतना मजाक तो चलता है, इतने हल्के फुल्के मजाक में हम बुरा नहीं मानते हैं भाई। सॉरी बोलने को ही तो बोला उसने, बोल दिया, क्या दिक्कत है? सॉरी बोलने से बेटा कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, हमेशा लाइफ में ध्यान रखना। अगर जहां तुम्हें लगे कभी भी लाइफ में तुम्हारी 0.001% भी गलती है, वहां सॉरी बोलने में कभी वो नहीं करना चाहिए कि यार मैं कैसे सॉरी बोल दूं, मैं कैसे सॉरी बोल दूं, मेरी तो गलती इतनी सी थी, गलती थी मान लो यार, क्या दिक्कत है ना। लाइफ में हमेशा उसका फायदा ही मिलता है, कभी नुकसान नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप छोटे बन जाएंगे किसी को सॉरी बोल के। चलिए वापस आइएगा, पढ़ने आइएगा जी, बिल्कुल वापस पढ़ेंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कुछ रिवाइज किया है, एक सवाल और डिस्टेंस फॉर्मूला पे अब आपको करवा रहा हूं, जो कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कई बार 10th में भी इसे करा दिया जाता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी। तो ए बी सी एक ट्राइंगल बनाएगा, ऑब्वियसली 3 वर्टेक्स हैं, तो ट्राइंगल बनाएगा बेटा, है ना जी, 2,1, और बी क्या है, बी है 5, -8, और सी क्या है 2, -9। 3 पॉइंट से बेटा एक ट्राइंगल बनेगा, और बोला यह जा रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मतलब जो सर्कल इन तीनों से पास करेगा, इन तीनों से एक सर्कल पास करेगा ना भाई, ऐसा कुछ बढ़िया सर्कल बन गया है, इन तीनों से एक सर्कल पास करेगा,
उस सर्कल का सेंटर निकालना है। इसको हम कुछ बोलते हैं, इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट है एक सर्कल का, एक ट्राइंगल का, इसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे, बट अभी के लिए इस सर्कल का सेंटर निकालना है। लेट से वो सेंटर है P, सेंटर है P। एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, किसी को पता हो तो। इसको क्या बोलते हैं? कुछ लोग सेंट्रॉइड कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं भाई, सेंट्रॉइड ये नहीं होता है, सेंट्रॉइड ये नहीं होता है। जी हाँ, सरकम सेंटर होता है, करेक्ट। सो P को बोलते हैं सरकम सेंटर। आगे की क्लासेस में अभी पढ़ेंगे सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। कौन सरकम सेंटर क्या होता है? जो सरकमस्क्राइब्ड सर्कल है इसका सेंटर, जो तीनों वर्टेक्स से पास कर रहा है, उस सर्कल का सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर। जी हाँ, सर्कम सेंटर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे आएंगे, अभी ये आगे आएंगे। तो सर अभी क्यों दिया है? अभी हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए दिया है। तो सर्कम सेंटर की डेफिनेशन क्या हो गई? क्योंकि ये तीनों डिस्टेंसेस, भाई तुम्हें पता है सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस है, तो ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे भाई, ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे, है ना भाई साहब? क्या ये सही बोला है मैंने कि PA PB PC तीनों बराबर होंगे? तीनों बराबर होंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे, एक जो P है लेट P कर देंगे अल्फा कॉमा बीटा, बिल्कुल पहले की तरह। लेट P भी अल्फा कॉमा बीटा, जो सर्कम सेंटर है उसको अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं, करेक्ट। जी हाँ, और अब डिस्टेंसेस बराबर रखते हैं, PA बराबर PB, जैसे पहले रखा था बिल्कुल, PA बराबर PB रखते हैं। P ये अल्फा बीटा माना है हमने, इसका डिस्टेंस A से, सो जल्दी जल्दी लिखेंगे, अल्फा -2 होल स्क्वायर बीटा -1 होल स्क्वायर, PB में आ जाएगा अल्फा -5 होल स्क्वायर, और बीटा -8 है, प्लीज नोट -8 है, यानी बीटा +8 होल स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रॉब्लम है ये। तो अल्फा स्क्वायर +4 -4 अल्फा बीटा स्क्वायर +1 -2 बीटा, अल्फा स्क्वायर +25 -10 अल्फा बीटा स्क्वायर +64 +16 बीटा A + B होल स्क्वायर खोल दिए हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कट गए, कट गए भाई, जल्दी कट गए, करेक्ट। इधर देखिएगा अब क्या हो रहा है, 1 और 4 5, 5 -4 अल्फा -2 बीटा, और 25 और 64 कितना होता है, 5 4 9 6 7 8 89, सही लिखा है 89, -10 अल्फा और +16 बीटा। अल्फा बीटा इधर करो तो 10 अल्फा -4 अल्फा 6 अल्फा -18 बीटा इज 89 -5, 5 उधर ले गया कांस्टेंट टर्म्स, 89 - 5 होता है 84। क्या सही बोला है मैंने? क्या सही बोला है? देख लो भाई, सारी चीजें यहां तक सही हैं, करेक्ट। तो यहां से अब मुझे एक 6 कटता हुआ दिख गया है बेटा, अल्फा -3 बीटा, सब में से 6 कॉमन लेके काट दो, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, ये हो गई अल्फा बीटा में एक इक्वेशन, करेक्ट। अल्फा बीटा में एक इक्वेशन बन गई। एक और बना ले यार, ऐसे ही बिल्कुल मेरे दोस्त, जैसे PA और PB हमने बराबर करे, PA और PB करे, तुम PA और PC कर लो, या PB और PC, जो करना है कर ले भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, करेक्ट है बात भाई। मिड पॉइंट वाले से नहीं बनेगा, नहीं, मिड पॉइंट वाले की बात अलग होती है, वो अलग सेंटर होता है। अभी तुम भूल जाओ ना, सेंटर वेंटर सब भूल जाओ, अभी बस डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है, हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, PA बराबर PB। अगला ले लेते हैं PA बराबर PC। एक इक्वेशन और बनाऊंगा अल्फा बीटा में, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्फा -2 होल स्क्वायर, अल्फा -2 होल स्क्वायर प्लस बीटा -1 होल स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा। और PC के लिए बेटा अल्फा -2 होल स्क्वायर, अल्फा -2 होल स्क्वायर प्लस बीटा -9, सॉरी बीटा +9 हो जाएगा, बीटा +9 होल स्क्वायर। और अब मजे की बात क्या है, ये पूरा भाई ऐसे ही कट गया, ये पूरा तो बेटा ऐसे ही कट गया, देख रहे हो ना कितना प्यारा हो गया अब ये।
अब तो ये बहुत बढ़िया हो गया सर, क्योंकि बीटा स्क्वायर खोल लिया, +1 -2 बीटा, ए माइनस बी होल स्क्वायर खोला, बीटा स्क्वायर +81 +18 बीटा, बीटा स्क्वायर गया और -18 इधर आया तो -20 बीटा इक्वल टू 80, तो बीटा बन गया -4, बीटा तो आ गया -4, करेक्ट। बस अब अल्फा आ गया, क्योंकि बीटा को यहां रख देंगे, -4 को यहां रख देंगे, सो अल्फा -3 इंटू -4 इक्वल्स टू 14 था। तो अल्फा +12 इक्वल टू 14, अल्फा की वैल्यू 2। तो जिस लेवल की तुम मैथ्स पढ़ चुके हो ना अभी तक अर्जुना बैच में, उसके लिए कैलकुलेशन बड़ी आसान है, फास्ट फास्ट कर सकते हो। जिनको लग रहा है कि नहीं सर मेरे लिए लेंदी है, तुम भी थोड़ी मेहनत करोगे, तुम भी जल्दी जल्दी निपटा लोगे। सो अल्फा बीटा निकल गए, यानी जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4 आ गए हैं। तो सेंटर हमने निकाल लिया है, सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का सेंटर निकल गया है, करेक्ट। शाबाश बेटा। अब दूसरी चीज क्या पूछी थी, ऑल्सो रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो क्या अब रेडियस बता सकते हो भाई साहब, जल्दी बताइएगा, क्या रेडियस बता सकते हो? क्योंकि ये पॉइंट आ गया है, सर्कमफ्रेंस के इतने सारे पॉइंट हैं, कोई सा भी डिस्टेंस ले लो, ये पीए या पीबी या पीसी, यही डिस्टेंस तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही डिस्टेंस तो सर हमारा रेडियस हो जाएगा, करेक्ट। तो बट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए लिख दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए या पी एंड बी कुछ भी लिख लीजिए। तो पी पॉइंट आया है 2 - 4 और इससे ए पॉइंट का डिस्टेंस, ए पॉइंट क्या था बेटा, 2 1 था। तो 2 1 का डिस्टेंस निकाल लो भाई, 2 1 का डिस्टेंस निकाल लीजिए, करेक्ट। तो जैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, पी ए की वैल्यू आ जाएगी √2 - 2 0 स्क्वायर, 1 - -4 5 स्क्वायर, तो √25 यानी 5 आ गया। सो पी ए की वैल्यू 5 यानी रेडियस की वैल्यू 5 आ गई, करेक्ट। इजी है यार, देखो कितना इजी है, ठीक है। तो मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का एक बड़ा प्यारा एप्लीकेशन बना दिया है, जो कि 11th का कॉन्सेप्ट ही है एक्चुअली। डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन टू फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, यानी सर्कम सेंटर निकालने का तरीका, सर्कम सेंटर निकालने का तरीका। सर बट ये तो बहुत लेंथी है। देखो किसी किसी जगह ट्रिक्स भी लगेंगी, तो वो आगे बताऊंगा हर बार। ये तो जनरल मेथड हो गया सर्कम सेंटर निकालने का, बट ट्रिक्स क्या होंगी वो आगे भी हम देखेंगे, कभी कभी लगेंगी। तो यहां तक सबको क्लियर है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला रिवाइज हो गया है, जल्दी बता दीजिए। तो हम दूसरे फॉर्मूले पर आते हैं जो आपने 10वीं में पढ़ा है, जिसका नाम होता है सेक्शन फॉर्मूला। बिल्कुल बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है भाई, ये तो आसान ही है। यस सर, सर 5 होगा, बिल्कुल 5 तो निकाल दिया मैंने। वाई नॉट सेंट्रॉइड सर, आगे आगे देखेंगे सेंट्रॉइड वगैरह की बातें, अभी नहीं। लेक्चर 2 में हम 4 सेंटर्स जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। अभी हम लाइन से चलेंगे ना बेटा, एक एक चीज। अभी हम 10वीं की रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, अपने डाउट्स होल्ड करो, अभी सारे क्लियर हो जाएंगे 2-4 दिन में, जब हम जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाएंगे। अब सेक्शन फॉर्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं भाई हम। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला भी आप लोगों को बिल्कुल ऐसे याद होना चाहिए। ये डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूले जो है ना कोऑर्डिनेट में, ये मतलब बिल्कुल ब्रेड एंड बटर फॉर्मूले हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के होते थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वैसे ही ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले हैं, समझ लो। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह लगने वाले हैं। सेक्शन फॉर्मूला आप याद करते हैं क्या होता था, अगर एक लाइन है जो पी क्यू है, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और एक पॉइंट डिवाइड करता है पी क्यू की लाइन को m/n रेशियो में। मान लीजिए ये पॉइंट r जो है m/n रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, m मल्टीप्लाई होता है x2 से nx1 अपॉन m प्लस n। ये देखिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली m y2 क्रॉस होता है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये होता है r का फॉर्मूला। इंटरनल डिवीजन, बिल्कुल, क्योंकि हमने PQ के ऊपर इंटरनली लिया है, PQ लाइन सेगमेंट के अंदर लिया है, अभी बाहर की तरफ भी लूंगा, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने एक्सटर्नल डिवीजन ना पढ़ा हो 10th में, घबराने की बात नहीं है, एक्सटर्नल में डिटेल में कराऊंगा, बट अभी इंटरनल डिवीजन का हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। इंटरनल डिवीजन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r x, y आर गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से हमें मिल जाते हैं।
गड़बड़ है सर, क्या गड़बड़ हो गई भाई, क्या गड़बड़ हो गई? mx2 प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन एम वाई टू प्लस एम, ओ हो, गड़बड़ हमें दिख गई है, ये है गड़बड़। अब ठीक है, ये देख लो भाई हमारे पेन का जादू, गड़बड़ को सही बना दिया है, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन कर दिया है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मैडम से, कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ, तो अब इंटरनल डिवीजन का पहले एक क्वेश्चन जल्दी से करा देता हूं। इंटरनल डिवीजन का मतलब जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग जॉइन ऑफ ए 1-2 एंड बी 4-7 इंटरनली इन द रेशियो 1:2। तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1:2 है बेटा, 1:2, 1:2 रेशियो है, मतलब ये अगर लेंथ 5 है तो ये 10 है, ऐसे मतलब हो गया इसका रेशियो 1:2 है, करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, ये हम कर रहे हैं इंटरनल डिवीजन, करेक्ट, ए पार्ट कर रहे हैं, अभी एक्सटर्नल बताऊंगा आपको। हां, तो अब क्या करेंगे, बेसिकली x के फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई होता है इससे, तो 1:4 प्लस 2 मल्टीप्लाई होता है इससे, प्लस 2:1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा होता है, 1:4 प्लस 2:1 अपॉन m प्लस n, यानी 1+2, 1+2, करेक्ट। ऐसे करना है तुम्हें, यानी कि 4 और 2 6, 6/3, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा बेटा आंसर, 4 2 6/3, 2 हो गया। सिमिलरली y ऐसे ही लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा अब 7 से, 1:7 प्लस 2:-2 अपॉन 1+2, तो 7 - 4/3, बहुत ही प्यारा आ गया यार, 3/3 यानी 1, 2,1 आ गया। सो इंटरनल डिवीजन का जो आंसर है पहला वाला, इंटरनल डिवीजन का आंसर है वो आ गया है कोऑर्डिनेट्स 2,1, आर के कोऑर्डिनेट्स 2,1 आ गए हैं बेटा। इंटरनल डिवीजन तो हलवा है यार, 10वीं क्लास में सबने करा है। हाँ करेक्ट, ऐसे लगाना है तुमने, ये नहीं फॉर्मूले में mn की वैल्यू डाल रहे हो, कई लोग क्या करते हैं फॉर्मूले में mn की वैल्यू डालते हैं, नहीं, जैसे मैंने लगाया है फास्ट तरीके से ऐसे लगाएंगे आप, ठीक है। तो अब इंटरनल डिवीजन पे आने से पहले, इंटरनल डिवीजन पे आने से पहले एक तुमने मिड पॉइंट फॉर्मूला करके भी पढ़ा होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब अगर एक लाइन सेगमेंट का बीच का पॉइंट यानी m और n दोनों 1:1 रख देंगे। मिड पॉइंट में क्या होता है, बराबर रेशियो होता है भाई। अगर आपके पास ये a और b हैं और मिड पॉइंट निकालना है तो 1:1 रेशियो हो गया, तो यानी m और n दोनों को 1:1 रखेंगे। सो मिड पॉइंट जो होता है वो निकल आएगा, mn को 1:1 रख दो, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, एक तरह से एवरेज वैल्यू हो जाती है। कोऑर्डिनेट्स की एवरेज वैल्यू अर्थमेटिक मीन जैसा आ गया ना, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये याद रखेंगे, 10th में सब कर रखा है, फिर सिर्फ एक रिवीजन करवा रहा हूं, क्योंकि क्या है ये सब बहुत यूज होगा अभी, फिर वहां मेजर क्वेश्चंस में यूज करूंगा, सर ये कहां से आया, सर वो कहां से आया, इसलिए पहले से रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको ये सब चीजें बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रहेंगी। चलिए अब एक्सटर्नल डिवीजन की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। पहले एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकली, फॉर्मूला तो फिर एक लाइन में हम कर ही लेंगे, पहले एक्सटर्नल डिवीजन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ध्यान दीजिएगा। बी पार्ट जो है एक्सटर्नल डिवीजन, देखो जब भी आपके पास एक एक पॉइंट है ए और बी, अभी क्या था इंटरनल डिवीजन में इसके अंदर आया था, ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर आया था, अब क्या होगा एक्सटर्नल डिवीजन में वो ए बी के बाहर आएगा। ए बी के कहां आएगा, बाहर, तो सर इधर आएगा या उधर आएगा, वो आपको पता लगेगा रेशियो के हिसाब से। जैसे रेशियो 2:1 कर दिया है मैंने, 1:2 की जगह रेशियो क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है, ध्यान रखिएगा। रेशियो को भी मैंने चेंज कर दिया है, या रेशियो सेम ही रख लेते हैं यार, क्योंकि फालतू में आगे दिक्कत होगी, बाकी 2:1 वाला भी निकाल सकते हो, बट सेम ही रेशियो कर लेते हैं, 1:2 ही मैं कर लेता हूं, ठीक है जी। 1:2 होता तो 2:1 का भी करा दूंगा। मान लीजिए 1:2 ही रेशियो है, मतलब तुम्हारा जो अब पॉइंट आर डैश मान लो, आर डैश मान लो, ठीक है। सो आर डैश अपॉन आर डैश ए अपॉन आर डैश बी 1:2 दिया है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आर डैश ए, आर डैश कहां है सर, अभी दिख जाएगा, आर डैश ए अपॉन पहले आर ए टू आर बी
1:2 दिया था। पहले क्या दिया था? RA:RB 1:2 दिया था भाई इंटरनल डिवीजन में। ये देखिए दिस इज टू दिस। अब R'(A):R'(B 1:2 दिया है। तो अब मुझे बताइएगा कौन सा डिस्टेंस छोटा है? R'(A) छोटा है इस रेशियो के हिसाब से या R'(B? कौन सा छोटा है? उससे तुम्हें अंदाजा लगेगा कि कहां की तरफ एक्सटर्नली आएगा, क्योंकि एक्सटर्नली में या तो यहां या यहां, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। मैंने बताया उसका पता हमें इस रेशियो से लगेगा। सो मैं आपसे फिर से सवाल पूछ रहा हूं, R'(A) छोटा है या R'(B) छोटा है डिस्टेंस? बताइए। देखो फॉर्मूला रटवाना तो 1 मिनट का काम है, मैं तुम्हें फॉर्मूला नहीं रटवा रहा हूं, मैं तुम्हें लॉजिक सिखा रहा हूं कि क्या होता है एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, R'(A) बड़ा है या R'(B? R'(A) तो सर 1 है, R'(B) 2 है, तो R'(B) ज्यादा रेशियो है, 2 है सर, डबल है उसका, तो R'(B) ज्यादा है। R'(B) ज्यादा है भाई, क्या हो गया तुम्हें? R'(A) कौन लिख रहा है ये? अबे ज्यादा पूछा था मैंने या कम पूछा था? ज्यादा पूछा था ना। R'(A) छोटा है, अच्छा मैंने छोटा पूछा होगा, ओके। क्योंकि रेशियो 1:2 है, ये छोटा रेशियो इसके पास है, बड़ा रेशियो इसके पास है, तो ऑब्वियसली वो बड़ा लेंथ है, यानी R'(A) छोटा है। R'(A) क्या है? छोटा है। तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या जो R' पॉइंट है वो यहां की तरफ आएगा या वहां की तरफ जाएगा? सर क्योंकि R'(A) छोटा है, R'(A) छोटा है, R'(B) बड़ा है, तो इधर की तरफ रहेगा। इसलिए एक्सटर्नल डिवीजन वाला जो R' है वो A के ज्यादा नजदीक रहेगा। तो किसके ज्यादा नजदीक रहेगा? जो डिस्टेंस छोटा है। ठीक है, जो डिस्टेंस छोटा है, R'(A) छोटा है, तो ऑब्वियसली R' इसके पास रहेगा ताकि डिस्टेंस कम आए, R'(B) ज्यादा आ जाएगा। सो एक्सटर्नल डिवीजन में R' पॉइंट अब तुम्हारा इस साइड प्रेजेंट होगा, क्योंकि तुमने R'(R'(B 1:2 लिया है। यही अगर 2:1 होता तो वो उधर चले जाता, तो R' उधर वाली साइड वाला आता। करेक्ट, तो ये आप ऐसे याद रखिएगा, ज्योमेट्रिकली कहां पे प्लेस्ड होगा। कंफ्यूज्ड विवेक राज जी लिख रहे हैं, अरे मेरे बेटे क्या कंफ्यूज हो गया तू? इधर देख, ये रेशियो 1:2 है, ये 1:2 है, तो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है सर, तो ये छोटा है। R' छोटा है, हाँ सर R' छोटा है। तो अब बाहर बनाना है, इस लाइन के बाहर बनाना है, तो किस साइड बनाऊं कि छोटा बन जाए R'? R' को यहां बनाऊंगा तो ही R' छोटा बनेगा ना। R' को अगर यहां बना दूंगा तो R' ज्यादा बड़ा नहीं बन जाएगा R'(B) से? इसमें भी क्या कंफ्यूजन है ये बता। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि बस डिस्टेंस कौन सा छोटा वाला है उसकी तरफ होगा एक्सटर्नल डिवीजन में, क्योंकि इस बार ये डिस्टेंस छोटा है इसलिए एक ही तरफ रहा R'। अगर यही 3:1 हो जाता, मतलब R'(B) छोटा हो जाता, तो R' यहां आ जाता। 3:1 मतलब ये डिस्टेंस 1 है और ये 3 है, तो ऑफ डिस्टेंस रेशियो, तो इसलिए वो उस साइड पर जाता। तो जो भी छोटा डिस्टेंस है पॉइंट उसके पास रहेगा, सिंपल सी बात है। करेक्ट। अब हम इसको क्या कर देते हैं, अब हम इसको सीधे सीधे बस सेक्शन फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस प्लस की जगह माइनस लगाना है। तो फॉर्मूला कहता है एक्सटर्नल डिवीजन में बस बीच में दोनों में माइनस लगा दीजिए। जो ऊपर n माइनस में है तो नीचे भी माइनस, ऊपर माइनस नीचे भी माइनस। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये लगाया था इंटरनल डिवीजन का, ठीक है जी, तो सर किसको माइनस लूं? जिसको मर्जी ले लो। जैसे मान लो तुम 2 वाले रेशियो को माइनस ले रहे हो तो नीचे भी 2 वाले को ही माइनस में लोगे। 1 को ले रहे होते तो नीचे भी 1 वाले को, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक को प्लस में एक को माइनस में। तो मतलब क्या आंसर हो जाता बेटा? एक्सटर्नल डिवीजन का आंसर हो जाता, R' का फॉर्मूला हो जाता 4:1 माइनस 2:1 अपॉन 1 - 2, क्योंकि माइनस रेशियो 2 का लिया है तो नीचे भी -2 का, और y कोऑर्डिनेट में 1:7 -2 अपॉन 1 - 2 कर दिया है। बस बीच में दोनों में माइनस साइन लगा दिया है। ठीक है, दोनों में बीच में माइनस साइन लगा दिया है। तो 4 - 2 हो गया 2 अपॉन -1, और ये हो गया 7 + 4 अपॉन -1। तो R' बन गया है -2, -11। -2, -11 क्या सही निकाला है मैंने? जल्दी देख लीजिए। सर हमें कैसे सपना आएगा कि R' इंटरनल है कि एक्सटर्नल? लिखा होगा ना सवाल में, अगर सवाल में लिखा हुआ है एक्सटर्नली तभी आपने ये वाला लेना है, कुछ नहीं लिखा है तो इंटरनली मान के कर लीजिएगा। सर इसका प्रूफ कैसे आता है? सेक्शन फॉर्मूला का 10th में जैसे किया वैसे ही आता है, बट कहीं पर भी 0.00001% भी काम नहीं आना, इसलिए कोई फायदा नहीं है करने का। सिर्फ इसको याद रखिए। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना बहुत बड़ी कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम पढ़ रहे हो,
अभी ये तो ABCD है कोऑर्डिनेट की, अभी तो जो मेन चीज आएंगी उनके प्रूफ बताऊंगा ना, उनके प्रूफ बताऊंगा, इन सब प्रूफ के कोई काम नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ऊपर नीचे बस जो प्लस थे एक में बस दोनों में माइनस ऊपर नीचे, सेम रेशियो वाले को 2 को माइनस में लिया तो नीचे भी, अगर मैं 1 को माइनस लेता तो -1 + 2 लिखता, यहां -1 + 2, बात सेम ही है, आंसर सेम ही आता। ठीक है, माइनस जिसको मर्जी लीजिए, अभी आपको लग रहा है ना सर अरे -2 में क्यों लिया, 1 में क्यों नहीं, चल 1 में ले लेता हूं, 1 में ले लेता हूं, मतलब अब यहां माइनस और यहां माइनस लगाऊंगा, क्या करूंगा बेसिकली, अब मैं माइनस साइन यहां और यहां लगाता, यहां और यहां लगाता, 2 को प्लस में रखता माइनस, तो सेम आंसर आएगा भाई, सेम आंसर आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। बस मेरा कहने का मतलब यह है जो रेशियो ऊपर प्लस में लिया है उसे नीचे भी प्लस में लेना, जो ऊपर माइनस में लिया उसे नीचे भी माइनस में लीजिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए हो, इतनी बात समझ गए हो। तो अब अगर मैं आपको इसी में एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूं, क्योंकि आप में से काफी लोगों ने पहली बार किया है ये, मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि भाई एक काम कर, एक लाइन है A 1, और B 7, 5, इसको एक्सटर्नली एक पॉइंट डिवाइड करता है C एक्सटर्नली इन द रेशियो 5:7। ठीक है, C किसको डिवाइड कर रहा है, AB को एक्सटर्नली इन द रेशियो 5:7, तो CA/CB बेसिकली 5:7 दिया है, एक्सटर्नली लिखा हुआ है, हमें ये फाइंड करना है पॉइंट C फाइंड करना है एक्सटर्नली, करेक्ट, ध्यान दीजिएगा। तो अब फिर से पहले तो पोजीशन बताइए C की किधर होगी, क्योंकि सर CA छोटा है, CA छोटा है 5 है, तो CA छोटा है इस वजह से C पॉइंट इसी के ज्यादा नजदीक होगा, इसी के ज्यादा नजदीक होगा। ठीक है जी, C इसी के ज्यादा नजदीक होगा। और अब जैसे इंटरनल डिवीजन का लगाते थे, इंटरनल डिवीजन का लगाते थे, इंटरनल डिवीजन का मान लो इंटरनल यहां पे कहीं होता था, तो 5:7 इंटरनल जैसे लगाते थे, अब बस क्या करोगे 5:7 +7 × 1 कर देते थे, अब -7 × 1 कर दोगे, बस इंटरनल डिवीजन का मान के लगा दो और उसमें माइनस लगा दो बेटा, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो जैसे 5:7 किया, 7 × 1 किया, माइनस लगा दिया, तो नीचे भी 7 वाला रेशियो माइनस कर दिया, और y कोऑर्डिनेट ऐसे ही 5 × 5 -7 × -3/5 -7, बस इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ गया बेटा, आंसर आ जाएगा C' के कोऑर्डिनेट। समझ गए हो, बहुत ही आसान चीज है एक्सटर्नल डिवीजन, बस तुम पहले ज्योमेट्रिकली देख लो प्रेजेंट कहां है, उसके बाद इंटरनल वाला लगा लो, बस बीच में माइनस माइनस चिपका दो, माइनस माइनस चिपका दीजिए, सिंप्लीफाई करते हैं। तो C के कोऑर्डिनेट्स 35 - 7/-2, 25 + 21/-2, तो C के कोऑर्डिनेट्स हो गए 35 में से 7 गया 28, और 46/-2, जो काट पीट के बहुत ही प्यारा आ गया, -14 - 23, तो -14 - 23 ये आंसर आ गया है, दैट इज इट। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन भी आप सीख गए हो, एक्सटर्नल डिवीजन भी इसी तरह का होता है, जैसे इंटरनल डिवीजन होता था उस लाइन सेगमेंट के अंदर होता था कहीं, बस अब ये या तो इधर या उधर बाहर की तरफ हो जाएगा, बस आपको वो रेशियो से देख लेना है कहां है, और फॉर्मूले में बहुत सिंपल, जस्ट माइनस लगा दीजिए बीच में। क्या ये क्लियर है, -14 - 23, करेक्ट, कुछ भी मैंने लिख दिया, कोई भी पॉइंट बना लिया, इसका इंटरनल डिवीजन भी निकाल सकते थे, अगर कोई तुमसे बोले नहीं भैया D निकालिए, ऑल्सो फाइंड पॉइंट D which divides internally in the ratio 5:7, इंटरनली 5:7 में डिवाइड करेगा तो बस यहां प्लस कर देना भाई, तो D के कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएगा, बस 35 + 7, जो -7 आया था +7, और 7 और 5 ऐड होंगे 12 हो जाएगा, और 25 - 21 हो जाएगा, पहले 21 प्लस में था, अब यहां साइन चेंज कर दिया और नीचे 5 + 7 12 हो जाएगा, 42/12, और ये हो गया 4/12, इस तरीके का कुछ बन जाएगा, करेक्ट। समझ गए हो इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास दो तरह का सेक्शन फॉर्मूला बन जाएगा, दो तरह का सेक्शन फॉर्मूला बन जाएगा।
ये है एक्सटर्नल डिवीजन में, बीच में माइनस, और ये है इंटरनल डिवीजन में, इसमें तो बहुत ही ऑब्वियस है। चलिए ध्यान देंगे, एक सवाल अब आपके लिए पोल के लिए, क्लास 10th के ऊपर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। लाइन दिस पासेस थ्रू द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:2 इंटरनली। इंटरनली लिखा होना चाहिए, इंटरनली, क्योंकि हमें कैसे सपना आएगा, एक भाई ने बोला था ना हमें सपना आएगा सर, नहीं सपना नहीं आएगा, लिखा होगा कि रेशियो अब 3:2 इंटरनली, क्योंकि 10वीं का क्वेश्चन होता था वहां इंटरनल एक्सटर्नल लिखते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था भाई तुम्हें आता ही इंटरनल है। अब 11वीं के क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा इंटरनली है या एक्सटर्नली। तो 1, -1, 2, 4 को 3:2 इंटरनली में डिवाइड करता हुआ पॉइंट सी निकाल देते हैं। निकाल दो भाई, इसमें क्या है, हाँ जल्दी से निकाल दीजिए। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3:2 प्लस 2:-1, सॉरी 2:1 अपॉन 3+2, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। 3:4 प्लस 2:-1 अपॉन 3+2। तो हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6 + 2 8/5, 12 - 2 10/5, 8/5 10/5 आ गया है, करेक्ट, 8/5 10/5। और अब ये बोल रहे हैं कि जो पॉइंट है वो पास कर रहा है इस लाइन से, इस लाइन से पास कर रहा है, ठीक है। लैंग्वेज पढ़िए, लाइन दिस पासेस थ्रू पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो, मतलब जो पॉइंट है वो इस लाइन पर सेटिस्फाई करेगा, मतलब सी सेटिस्फाई करेगा, सी सेटिस्फाई करेगा 2x + y = k को। तो 2 × 8/5 को 10/5 ही लिख देता हूं ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए। तो 16 + 10 26/5 हो गया k, 26/5 आ गया भाई। रॉन्ग ऑप्शन सर। चलिए, तो हो सकता है इंटरनली हो की जगह एक्सटर्नली हो, तो इंटरनली होता तो k की वैल्यू ये आती फॉर इंटरनली। अब एक काम करते हैं, जरा एक्सटर्नल वाला देख लेते हैं, कहीं पता चला इन्होंने एक्सटर्नल निकाला हुआ हो, है ना। तो इन्होंने क्योंकि कुछ लिखा नहीं था, हम दोनों निकाल मान लेते हैं, दोनों ही निकाल रहे हैं इस बार हमें क्वेश्चन में, बट प्रॉपर लिखा आना चाहिए, करेक्ट। अब हम आते हैं, अगर ये इंटरनल की जगह एक्सटर्नल होता, सी जो मैंने इंटरनल पॉइंट लिया है, लेट से अब मैं डी ले लेता एक्सटर्नल वाला, तो कोई तुम्हें जरूरत नहीं है चेक करने की किधर है किधर है, सीधे फॉर्मूले में चिपकाया करो। 3 × 2 जो आ रहा है उधर आ जाएगा -2 × 1, नीचे 3 - 2, और इधर 3 × 4 -2 × -1 अपॉन 3 - 2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6 - 2 4 और 12 + 2 14, 4, 14 हो गया है भाई, 4, 14। आई थिंक ये भी मैच तो नहीं कर रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ, फिर से मैच नहीं कर रहा है, तो हो सकता है आंसर की में गलती हो। तो अगर 4, 14 इसमें सेटिस्फाई कराऊं, 2 × 4 + 14 = k, तो 8 + 14 यानी k की वैल्यू 22 आती एक्सटर्नली के लिए। ऑब्वियसली दोनों ही ऑप्शन नहीं है, तो इसको करेक्ट कर देते हैं, 26/5 है वो, 26/5 करेक्ट मान लेते हैं हमारा, और 22 होता एक्सटर्नल के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको मेथड समझा दिया, आप टाइपिंग मिस्टेक पर मत जाइए, हो सकता है कुछ मिस हो गया हो वहां पे, बट इंपॉर्टेंट इज कि हमने जो पॉइंट निकाला इंटरनल और एक्सटर्नल, और फिर हमने उसको क्या किया, लाइन के अंदर सेटिस्फाई करा दिया बेटा, लाइन के अंदर सेटिस्फाई करा दिया। यहां तक क्लियर है। अब देखो, ये बात तो आप लोगों ने पढ़ रखी होगी कुछ लोगों ने, तो पहले से कितने लोगों ने एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ा हुआ था वो थम्स अप करेंगे, ताकि मुझे पता रहेगा, क्योंकि मैं अब आपको एक नई चीज बताने वाला हूं इसमें जो शायद नहीं पता होगी। ओह सॉरी यार, अब ये पोल तो जाता भी नहीं है, कैसे जाएगा, चलो ए मार्क कर देते हैं। अब तुम कहोगे सर हमारा रिजल्ट खराब कर दिया, सॉरी भाई, फिर हम सॉरी बोल सकते हैं, हम आपको वोट टाइप देना चाह रहे हैं, और आप बस ये बताइए कि क्या आपने एक्सटर्नल डिवीजन पहले पढ़ा हुआ था, तो थम्स अप कर देना, और नहीं पढ़ा था तो थम्स डाउन कर देना। हाँ
जी हाँ, नॉट मी सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ नहीं पढ़ा था सर, कोई नहीं कोई नहीं। एक्सटर्नल डिवीजन अब मैंने आपको बता दिया है। नो पोल, अरे यार तुम्हारे पोल क्यों नहीं आता ये वाला? पोल नहीं आता है। ध्यान से देखते हैं भाई, पोल क्यों नहीं आता है। हाँ तो हमारा जो है क्वेश्चन जो है, एक मिनट में लिख देता हूं टीम को। हम्म, लैपटॉप में नहीं आता ना, हाँ। चलिए ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं क्या आया है पोल का उत्तर। 40% ने पढ़ा था, 60% ने नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, अब आप समझ गए हैं। अब एक बड़ी अच्छी बात आप लोगों को बता रहा हूं, बड़ी अच्छी बात आप लोगों को एक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स, ये बात शायद आपने नहीं पढ़ी होगी क्योंकि तुम्हें हार्मोनिक शब्द तो अभी सीखा है 11वीं में, सीक्वेंस एंड सीरीज में सीखा है, करेक्ट। हाँ ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनिएगा। हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स क्या होते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही मैथ्स का एक तरह से वंडर है। ध्यान से देखिएगा क्या है, एर्थ वंडर बोला जाता है, मैथ्स को भी बोला जाता है, कई चीजें इसमें ऐसी लगती है, मतलब माइंड ब्लोइंग कैसे जादू हो गया कि भाई हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स क्या होता है। जैसे अभी तुमने देखा, ध्यान से सुनना भाई साहब, केयरफुली सुनने वाली बात है। जैसे हमने अभी इस लाइन को इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन वाले जो पॉइंट्स निकाले हैं, है ना, सेम लाइन थी ए बी, उसको इंटरनली डिवाइड किया कौन से पॉइंट ने, 2:1 ने, आर ने इंटरनली डिवाइड किया था और आर डैश ने एक्सटर्नली डिवाइड किया था। कौन सी लाइन को? ए बी लाइन को, वो जो भी लाइन हो सकती है। अगर सेम लाइन को दो पॉइंट्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं एच सी पी, हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स। क्या होते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स? एक लाइन को अगर कोई दो पॉइंट सेम रेशियो में, इंटरनली एक्सटर्नली वाले जो होते हैं, रेशियो तो सेम कर ही दिया था मैंने 1:2 1:2, तो अगर सेम रेशियो है, सेम लाइन सेगमेंट थी ए बी, तो जो इसको इंटरनल डिवीजन वाला है और एक्सटर्नल डिवीजन वाला, वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स कहलाते हैं बेटा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है सर इनका, वो भी समझा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं। जैसे मान लो इसमें भी निकाले थे, ये सेम लाइन ए बी थी, इसको इंटरनली किया था डी ने और एक्सटर्नली किया था इसने, तो सी और डी जो तो पॉइंट्स थे इनको एच सी पी बोला जाएगा। ठीक है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स बोला जाएगा। सिमिलरली यहां पे आर एंड हेयर लिख देता हूं, हेयर आर एंड आर डैश आर कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स, एच सी पी, करेक्ट। और इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? मैथमेटिकल मीनिंग ये है कि भाई इसके अंदर एचपी आएगी, कहीं ना कहीं एचपी आएगी। ठीक है, कौन कौन एचपी में होंगे? डिस्टेंसेस एचपी में होंगे बेटा, डिस्टेंसेस एचपी में होंगे। तो जैसे देखिए, इफ पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो m:n, मतलब ए बी को अगर इंटरनली पी ने किया है m:n में, और मान लो एक्सटर्नली किया है क्यू को, क्यू मान लो इधर है, कहीं भी हो सकता है उधर भी, क्यू को किया एक्सटर्नली इन m:n। ठीक है, तो P एंड Q को HCP बोला जाएगा। एंड फर्दर 2/AB मतलब AP, AB एंड AQ, ये जो तीन डिस्टेंसेस हैं AP, AB और AQ, ये तीन डिस्टेंसेस HP फॉर्म करेंगे, HP फॉर्म करेंगे हर बार सर। हाँ बिल्कुल हर बार, कोई मर्जी पॉइंट ले लो, कोई मर्जी रेशियो ले लो, जो उसके HCPs आएंगे वो आपस में HP बनाएंगे। जबरदस्त कॉन्सेप्ट, मतलब बिल्कुल ही अलग लेवल का कॉन्सेप्ट। सर जरा दिखाइए कैसे आएंगे। तो देख लीजिए भाई, जैसे इस सवाल की और डाइसेक्शन की जाए, ये ए और बी पॉइंट्स थे, इसकी फिगर बनाते हैं अब हम। ए और बी दो पॉइंट्स थे, ए और बी दो पॉइंट्स थे, आर आया था इसका इंटरनल डिवीजन का, आर क्या आया था बेटा 2,1 आया था, 2,1 आया था। ए बी के दोबारा लिख लेता हूं 1, -2, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? बी के थे 4, 7,
4 7। और इस बार बेटा एक्सटर्नल वाला जो था वो आर डैश इधर था, एक्सटर्नल वाला आर डैश कहां था, इधर था। आर डैश के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं। आर डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 -11। तो अब ये तीन डिस्टेंसेस एचपी फॉर्म करेंगे। देखते हैं, देखें क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देखते हैं क्या ये एचपी फॉर्म कर रहे हैं। तो इस बार एचपी के लिए कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ये तीन ले लेता हूं, ये वाले तीन ले लेता हूं, ठीक है जी। तो ए आर डैश कितना हो गया, ए आर डैश देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, 1 स्क्वायर सॉरी 3 स्क्वायर प्लस 11 - 2 9 स्क्वायर, तो 81 और 9 √90 आ गया। सही बोला है मैंने, ए आर डैश देखो, 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 81 और 9 90, तो ए आर डैश आ गया √90, √90 आ गया। ठीक है सर, व्हाट इज एचपी? अरे मेरे भाई कुंज भाई कह रहे हैं व्हाट इज एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अभी समझ आ जाएगा क्या है, ठीक है, हाँ अभी समझ आ जाएगा। ए आर, ए बी भी निकाल लो और ए आर निकाल लो। ए बी निकाल लेते हैं, ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये तो √90 आ गया। ठीक है जी, और ए आर भी निकाल लेते हैं, ए आर निकाल लेते हैं बेटा, तो √1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सही है ना भाई? मेरे ख्याल से बी से निकालने चाहिए थे हमें डिस्टेंस इस बार, क्योंकि ये इस तरह से बनते, इस तरह से बनने चाहिए थे। चलो ये वाले तीन निकालते हैं, क्योंकि इस बार आर डैश इधर आ गया ना, मैंने वाला उधर को लिया था, करेक्ट। तो मैं बी से डिस्टेंसेस निकाल रहा हूं, बी आर निकाल रहा हूं पहले, फिर बी ए निकालूंगा, फिर बी आर डैश निकालूंगा। इन तीनों को निकालते हैं, लेट्स सी। तो 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, बी आर कितना हो गया बेटा, 7 - 2 5 स्क्वायर, एक सेकेंड क्या गड़बड़ कर रहा हूं, 4 - 2 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सही लिखा था। 36 और 4 √40, √40 यानी 2 √10, करेक्ट। बी ए निकाल लेता हूं बेटा, 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ठीक है जी। ये कितना हो गया, 81 और 9 √90, √90 हो गया है बेटा। और बी आर डैश निकाल लेता हूं, बी आर डैश कितना हो गया, 4 + 2 6 स्क्वायर प्लस 11 और 7 18 का स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा जरा, हाँ ध्यान से देखिएगा, तीनों डिस्टेंसेस निकाल रहा हूं, तीनों डिस्टेंसेस निकाल रहा हूं। ये हो जाएगा 6 तो कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन आ गया है ना, 6 का स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बन गया 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 6 √10 बन गया है। ये 3 √10 हो गया था, ठीक है। तो 2 √10 3 √10 6 √10, क्या ये डिस्टेंसेस एचपी बन रहे हैं? लेट्स सी, जरा चेक कर लेते हैं। तो एचपी के लिए इनके रेसिप्रोकल ले लो, तो 1/br हो गया 1/2 √10, और 1/ba हो गया 1/3 √10, और 1/br डैश हो गया 1/6 √10। ठीक है, तो इसको क्या लिख लो, सबका एलसीएम ले डालो, डिनोमिनेटर 6 √10 बना लो, इसको हो गया 2/6 √10, और ये हो गया 3/6 √10। तो क्लियरली आप देख सकते हो ये तीनों एपी बना रहे हैं, एपी है ना भाई, 1 यूनिट कम होता जा रहा है न्यूमरेटर, यानी इनके रेसिप्रोकल एपी बना रहे हैं, मतलब कि एचपी बना रहे हैं बेटा, राइट। तो ये तीनों डिस्टेंसेस एचपी बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि इस साइड आ गया ना पॉइंट, इसलिए मैंने बी से ले लिए तीन डिस्टेंसेस। अगर उधर होता, मान लो ए बी के एक्सटर्नल पॉइंट उधर होता आर डैश, तो मैं ए आर, ए बी और ए आर डैश ले लेता, ये तीनों डिस्टेंसेस भी एचपी बनाते। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स का। कोई मर्जी पॉइंट ले लो, मैंने इस वाले के लिए चेक करके दिखाया है तुम्हें, ठीक है, इस वाले के लिए एचसीपी का कॉन्सेप्ट चेक करके दिखाया है। और तुम क्या कर सकते हो, तुम इस वाले के लिए भी कर सकते हो भाई, सी और डी आ गए थे, ए और बी ऑलरेडी थे, तुम निकाल लेना, इससे भी सी डिस्टेंसेस एचपी में आएंगे, जरूरत नहीं है, जस्ट टू शो यू मैंने दिखा दिया था, करेक्ट। जीपी भी बन रहे हैं सर? नहीं, जीपी नहीं बनेंगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स हमेशा एचपी देंगे, वो किसी पर्टिकुलर केस में बन रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता, बट इन जनरल वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ही आएंगे।
हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ही आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके का एक सवाल भी आपने निकाला हुआ होगा। अब एक सवाल ये कर लेना, फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट ऑफ दिस। चलो ये कर लेते हैं, पहले इसी को कर लेते हैं। फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दीज लाइंस। क्या है क्वेश्चन? HCP निकालना है इसका विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। मतलब क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? PQ को 2 2 और Q को ले लिया 2 5, तो R कहीं पर है 2 4, और ये रेशियो पहले फाइंड करना पड़ेगा। K:1 मान लेते हैं। लेट दिस रेशियो भी K:1 बेटा। K निकालेंगे, फिर एक्सटर्नल डिवीजन में वो K इस्तेमाल कर लेंगे। समझ गए होगे तुम। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले रेशियो K:1 मान के K निकाल लेते हैं। तो 2K प्लस 2/K+1, R के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं, और 5K प्लस 1 × 2/K+1। ये रेशियो, ये पॉइंट मैंने 2,4 मान लिया है। ठीक है, तो x तो आई थिंक 2 ही आ रहा है, y कोऑर्डिनेट इक्वेट कर देता हूं। तो 5K प्लस 2/K+1, तो 5K प्लस 2 इज इक्वल टू 4K प्लस 4। तो यहां से K की वैल्यू आ गई 2 वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, मतलब ये 2:1 का पॉइंट है, ये 2:1 इंटरनली का पॉइंट है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना दोस्त, तुम्हें HCP निकालने के लिए बस ये माइनस माइनस कर देना है, माइनस माइनस कर देना है भाई। समझ गए? तो तुम्हें HCP यानी R' निकालने के लिए 2K माइनस 2/K-1 कर देना है, 5K माइनस 2/K-1 कर देना है भाई। करेक्ट, बीच में जो प्लस साइन है उसे माइनस कर दिया। सर ये रेशियो कैसे निकाला? बेटा ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन होता था कि रेशियो K:1 मान लिया और फिर K की वैल्यू सॉल्व कर ली। ठीक है, अब वापस से जरा K की वैल्यू यहां डाल देते हैं, 2 5 2 10 माइनस 2/2 माइनस 1। तो HCP क्योंकि सेम रेशियो रहता है इसलिए 2,8 बन गया है। 2,8 HCP निकल कर आ गया है। इजी हो गया ना? वहां से हमने रेशियो निकाला इंटरनल डिवीजन से, और वही रेशियो यूज करके एक्सटर्नल डिवीजन लगा दिया ताकि हमें HCP वाला पॉइंट मिल जाए। बाय द डेफिनेशन ऑफ HCP यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे भाई। अगला सवाल। अब एक सवाल इस तरीके का भी तुमने 10th में किया होगा, पैरेललोग्राम बेस्ड। फिर हम आगे बढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे आएंगे, क्योंकि डिस्टेंस और सेक्शन का काफी ज्यादा कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। किसी ने बोला कि सर ये वाला एक्सटर्नल भी तो हो सकता था जो आपने इंटरनल मान लिया। वेरी गुड क्वेश्चन। सर आपने तो इंटरनल मान लिया, क्या पता ये एक्सटर्नल होता और हमें इंटरनल निकालना होता। इसका जवाब कौन देगा? वेरी गुड प्रॉब्लम किसी ने पूछा है चैट में। जल्दी से सोचिए, आप सभी लोग सोचिए क्या बोला इसने। भाई बोल रहे हैं कि सर आपने इंटरनल मान लिया और सर इंटरनल मान के आ गया, क्या पता वो एक्सटर्नल होता और हमें इंटरनल निकालना होता। ये थोड़ी बोला था कि इंटरनल वाला ही पॉइंट है 2,4। कौन बताएगा, कौन बताएगा? देखते हैं चैट में कौन इसका उत्तर देता है सबसे पहले। हाँ भाई देखो, अगर के नेगेटिव आ जाता ना, पहले बात तो फर्क नहीं पड़ता, चाहे इंटरनल एक्सटर्नल मान लो सेम ही पड़ेगा। बट अगर के पॉजिटिव आ गया, के पॉजिटिव मींस वो इंटरनल ही है, इंटरनल ही है। अगर के नेगेटिव आ जाता मतलब यहां माइनस आना चाहिए था। के नेगेटिव आने का मतलब वहां माइनस आना चाहिए था, यानी आपको अपने इंटरनल गलत ले लिया, एक्सटर्नल लेना चाहिए था। तो अगर कभी भी तुम रेशियो सॉल्व कर रहे हो और के पॉजिटिव आ जाए मतलब वो इंटरनल डिवीजन है, के नेगेटिव आ जाता तो मतलब वो एक्सटर्नल था। हालांकि तुम्हारे मेथड पे कोई फर्क नहीं पड़ना, के नेगेटिव आता तो भी मैं रख देता, वो अपने आप पॉजिटिव बन जाता। यही तो ब्यूटी है मैथ्स की। करेक्ट, बिल्कुल। तो ये याद रखेंगे जब भी आप K:1 रेशियो मान रहे हैं और अगर के पॉजिटिव आ जाए मतलब 100% वो इंटरनल ही है, के नेगेटिव आ जाए तो वो एक्सटर्नल है। करेक्ट, हाँ इंटरनल माना था, इंटरनल ही आ गया। आप इंटरनल मान के शुरू करिए, के नेगेटिव आ गया तो ऑटोमेटिकली दैट मींस वो एक्सटर्नल था। ठीक है भाई, चलिए एक सवाल ये करेंगे पैरेललोग्राम वाला। ABC PQRS आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की एक बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी होती है, बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी होती है भाई, 1,2 4,6
और 5,7 और A,B ये वर्टेक्स है पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, 3 वर्टेक्स दिए, चौथा निकालना है। जल्दी बताओ कैसे निकालते थे। 10वीं में ये क्वेश्चन तुमने 100% किया होगा भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने 10वीं पास करी और ये क्वेश्चन ना करा हो। डेटा अलग होगा, मतलब 3 वर्टेक्स दिए हैं, चौथा निकालना होता है। क्या करते हैं जल्दी बताइएगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है 8वीं 9वीं कक्षा में कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब उनका मिड पॉइंट सेम होता है। तो मिड पॉइंट ऑफ QS और मिड पॉइंट ऑफ PR को सेम रख दीजिए। सो मिड पॉइंट ऑफ QS इज सेम एज मिड पॉइंट ऑफ PR। ठीक है, दोनों का मिड पॉइंट सेम रख दीजिए, काम खत्म। बस इतना ही सिंपलेस्ट मेथड होता है। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला आज किया था, एवरेज होता है A+4/2। A+4/2 इसका एक्स कोऑर्डिनेट हुआ और इसका एक्स कोऑर्डिनेट हुआ 1+5/2। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट हो गया B+6/2 और इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया 2+7/2। 2 से 2 उड़ाओ, 2 से 2 उड़ाओ, तो यहां से आ गया A+4 बराबर 6 और यहां से आ गया B+6 बराबर 9। सो A हो गया 2 और B हो गया 3। 2,3 आ गया आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन, मतलब 10th का ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो आप लोगों ने किया होगा। 75%, क्या बात है, 75 पहुंच गए। अब एक चीज और, ये वाला क्वेश्चन अब बिल्कुल ऐसे ही होमवर्क में कर लेना। रेशियो निकालना बोला गया है। फाइंड द रेशियो इन विच दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। क्या मतलब हुआ सर इसका, कौन बताएगा? ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं? 11वीं का सवाल नहीं है, ये सब 10वीं के क्वेश्चंस हैं। 5 11 7 - 3 को एक इंटरनल मान लेंगे। x एक्सिस का मतलब क्या हुआ, उसका y 0 है। α,0 पॉइंट ले लीजिए इसको, क्योंकि x एक्सिस डिवाइड किस रेशियो में कर रही है। x एक्सिस कहीं पर होगी ना, इस तरह से x एक्सिस जा रही होगी। जो भी होगा x एक्सिस का, उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। वेरी गुड वेरी गुड, y 0, शाबाश। α,0 मान लिया मैंने उस पॉइंट को। तो आपको क्या करना है, रेशियो को k:1 ले लेना है। आज बताया जब भी रेशियो निकालना है k:1 माना करो, mn नहीं, k:1। k:1 माना रेशियो को। और अब k × 7, y कोऑर्डिनेट लिखता हूं, y कोऑर्डिनेट क्योंकि 0 है। सो k × -3, k × -3 +1 × 11 अपॉन k +1, करेक्ट। ये मैंने y कोऑर्डिनेट लिख दिया, देखो k × -3 1 × 11 अपॉन k +1 इज 0। तो k आ गया प्लस का 11/3, मतलब 11:3 इंटरनली डिवाइड कर रही है, क्योंकि पॉजिटिव आया है, अभी बताया। पॉजिटिव मींस इंटरनल डिवीजन। और बिल्कुल ऐसे ही अब ये y एक्सिस का निकाल लेना। आई थिंक तुम्हारा एक्सटर्नल आ जाएगा, k नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आएगा मतलब एक्सटर्नल डिवीजन होगा। तो ये सेकंड पार्ट होमवर्क में निकाल लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट मैंने दे दिया है, अगला वाला आप होमवर्क में आंसर चेक करेंगे। समझ गए हो क्या? यहां तक की बात क्लियर है? देखो भाई, 1-1.25 घंटे में मैंने आपको पूरी 10वीं क्लास की कोऑर्डिनेट रिवाइज करा दी है। सेक्शन, डिस्टेंस, 2 चीजें रिवाइज करा दी हैं इसमें मैंने। अब इसके अलावा एक और चीज जनरली कई बार कुछ कॉलेजेस, कुछ स्कूल्स में पढ़ाई जाती है 10th तक, विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल, 3 वर्टेक्स, जिसको मान लो 3 वर्टेक्स दिए हैं, अगर ये तीनों वर्टेक्स दिए हैं, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो इसका एरिया निकालना। यस सर, किया है हमने, कोई बात नहीं, किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भी अच्छी बात है। बट मुझे उससे पहले यह बता दीजिए कि क्या आप लोगों को आरजे सर ने क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट के बारे में बताया है? डिटर्मिनेंट में क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना सिखाया है क्या डिटर्मिनेंट से? जल्दी बताइएगा, क्या डिटर्मिनेंट सिखाया? हाँ, डिलीटेड था, मुझे पता है यार, मुझे सब पता है, मुझे क्या बता रहे हो? मुझे पता है 10वीं से कई जगह डिलीट हो गया था ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको डिटेल में ही करेंगे, इसीलिए प्रॉपर तरीके से करेंगे। यस सर, चलो बहुत बढ़िया। आरजे सर हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं भाई, हमारी बहुत हेल्प करते हैं।
बता दीजिएगा उन्हें। जी हाँ, बिल्कुल, एक ग्रीन टी हमारी तरफ से मिल जाएगी उन्हें। बहुत हेल्प करी है उन्होंने, वेरी गुड। डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन आपको सिखाया होगा, तो जल्दी से एक बार याद करते हैं कि आरजे सर ने क्या सिखाया, क्योंकि आज हमें वो इस्तेमाल होने वाला है। कि अगर दो वेक्टर्स होते हैं, ए वेक्टर होता है, मान लो कुछ भी लिख दो यार, ऊट पटांग, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर होता है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, तो ए क्रॉस बी निकालना तुम्हें सिखाया होगा डिटर्मिनेंट मेथड से। ठीक है भाई? हाँ ठीक है भाई। ए क्रॉस बी कैसे सिखाया है सर? ऐसे सिखाया सर ने, बोला आई जे के ऐसे लिख दिया करो, दूर दूर बिल्कुल, और फिर इसके नीचे 3 लिख दिया करो, 2 माइनस 3 इंटू 4, और फिर 4 5 1 लिख दिया करो। और फिर सर एक जुगाड़बाजी बताई है जिसका कोई लॉजिक नहीं बताया, लॉजिक नहीं बताया होगा, वो हम 12th में सीखेंगे क्यों ऐसा होता है। क्या सिखाया है कि आई कैप इंटू, क्या करते हैं सर इसके बाद, आई कैप को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों उड़ा देते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे सिखाया है क्या? क्या ये सिखाया है? जल्दी बता दीजिए। हाँ, जे कैप में माइनस आता है, शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, चैंपियन लोग हो भाई तुम। -3 -20, तो यहां आ जाता है -3 -20, और जे कैप वाले में माइनस आता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना? और जे कैप वाले में माइनस आता है, और इसको हटाते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस 16, और प्लस के कैप इंटू 5 इंटू 2 10, प्लस माइनस माइनस प्लस 12, ऐसे करके तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाता है ना भाई? यस ब्रो, फिजिक्स चैंपियंस झुंझुनास, मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज दैट दिस इज नॉट फिजिक्स। ऐसे बोलते हो ना तुम कमेंट सेक्शन में, मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज, हाँ, मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज दैट दिस इज मैथ्स। क्लास 12th के अंदर एनसीईआरटी में सवाल है ये क्रॉस प्रोडक्ट के। जी बिल्कुल। यस सर। तो एनीवेज जो भी है, मैथ्स फिजिक्स, हमें क्या दिक्कत है, तुम्हें आना चाहिए बस, है ना? हमें कोई इसमें भेदभाव नहीं करना है, मैथ्स है फिजिक्स है जो भी है अपने को आता है। ठीक है, अब मैं इसी का जरा इस्तेमाल, जरा यहां देखना डिटर्मिनेंट का कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। सर वाई माइनस जे क्या? बेटा वाई का तो क्वेश्चन अभी आंसर हुआ ही नहीं ना, बस ये रट्टाफिकेशन हुआ है कि आई कैप वाला प्लस में आता है, जे वाला माइनस में, के वाला प्लस में। वो क्यों होता है, कैसे होता है, 12वीं के डिटर्मिनेंट्स में पढ़ाया जाएगा जब हम डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे ना 12th में, पहला ही चैप्टर आएगा 12th का, पहला होगा, हाँ। तो वहां पर बेटा आप लोगों को बताया जाएगा कि क्यों माइनस जे कैप होता है। ठीक है, अभी के लिए बस आप इतना याद रख लीजिए, ऐसे डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन होता है। अब इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल से क्या लेना देना है? जो लोग 10वीं में पढ़ भी चुके हैं वो सोच रहे होंगे कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें कुछ और बताया गया था, सर आप क्या बोल रहे हो? हाँ, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके 3 वर्टेक्स दिए हैं, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ध्यान से सुनना, भी अगले पेज पे सारी कुछ कहानी तुम्हारे लिए लिखी हुई है समरी में, बट पहले जरा समझा दूं। अगर एक ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट, इसका एरिया निकालना, मतलब ये वाली चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल half determinant of x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ऐसे भी हम लिख सकते हैं बेटा। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एरिया भी तुम्हें याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये नहीं कि हाँ सर हमने 10वीं वाली ट्रिक याद करी हुई है वो इनफ है, वो भी बता दूंगा, अभी 10वीं वाली ट्रिक भी बता दूंगा, बट एरिया को डिटर्मिनेंट के टर्म में भी लर्न करना है कि अगर हम इस चीज का डिटर्मिनेंट निकाल लें तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। कैसे?
हाफ x1y11 x2y21 x3y31। x1y1 क्या है? पहले कोऑर्डिनेट, x2y2 दूसरे कोऑर्डिनेट, x3y3 तीसरे कोऑर्डिनेट, और हाफ से मल्टीप्लाई कर दें और बाहर एक डंडी और लगा दें। चलो हाफ के अंदर ही लगा लो। ये लाल वाली डंडी क्या है सर? जल्दी बताइए सर। आरजे सर ने बताया है, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, ये भी बताया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो बाहर वाली डंडी क्या होती है? ये मॉड्यूलस का साइन होता है बेटा, बिकॉज एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। अंदर जो हरी डंडी है ये तो तुम्हें बता ही दिया, डिटर्मिनेंट का साइन है, और बाहर वाली जो है वो मॉड्यूलस का, ताकि एरिया कभी नेगेटिव ना बन जाए। मॉड्यूलस का साइन है, बिल्कुल बढ़िया, वेरी गुड यार, ये पता है तुम्हें तो बहुत अच्छी बात है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट, तो ये रहा एरिया ऑफ ट्राइंगल का डिटर्मिनेंट फॉर्मूला, ये रहा एरिया ऑफ ट्राइंगल का डिटर्मिनेंट फॉर्मूला। ठीक है, हाफ x1y11 x2y21 x3y31 और एक बाहर मॉड लगा दिया है। और ये है क्लास 10वीं का ट्रिक फॉर्मूला। जिन्होंने 10वीं में पढ़ा है उन्हें कुछ कुछ याद आ रहा होगा। हाँ सर, ऐसा होता था सर, ऐसा होता था। अब ट्रिक भी बड़ा प्यारा है, ट्रिक भी याद होना चाहिए, डिटर्मिनेंट मेथड भी याद होना चाहिए, ट्रिक भी याद होना चाहिए। ये वाला ट्रिक बताया है क्या आरजे सर ने? जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, नो सर, चलिए तो इधर देख लीजिए, ये ट्रिक कैसे याद रखनी है अपने को। x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 इंटू y, तो इधर देखो भाई, ये जो डिटर्मिनेंट को, एक तो है तरीका तुम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर लो अपना, आई कैप x1 इंटू समथिंग माइनस y1 है, क्योंकि j कैप की जगह माइनस y1 है, सो माइनस y1 इंटू समथिंग प्लस 1 इंटू समथिंग। तो जो एक्सपैंड करके आएगा ना, उसका मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूं डायरेक्टली। ठीक है, ध्यान से सुन लो कैसे ट्रिक है। ट्रिक बहुत प्यारा है, इधर देखिएगा, डायरेक्ट देखो, समझ गए ना? एक मेथड है बैठ के लगाएं और इसको एक्सपैंड करें, इसको हम एक्सपैंड करें, और दूसरा है ट्रिक। ध्यान से सुनेंगे ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि अगर हमने इसको ऐसे ले लिया, हम ऐसे चलेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो x1 लेंगे, पहले क्या लेंगे? हाफ तो बाहर, x1 इंटू इसका अगर x लिया है तो इन दोनों के y सबट्रैक्ट करो। ट्रिक क्या है? x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है जी, प्लस अब इसके बाद इस पर, इसके x1 पर x2 पे आ जाओ, तो x2 इंटू इसका y सबट्रैक्ट करो। इसी ऑर्डर में चलना है भाई, पहले x1 लिया, फिर इन दोनों के y सबट्रैक्ट, फिर x2 लिया, अब y3 माइनस y1 लिख देंगे, y3 माइनस y1 प्लस प्लस अब हम x3 लिखेंगे, x3 इंटू x3 इसका x लिखा, तो इन दोनों के y सबट्रैक्ट, मतलब y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 कर देंगे बेटा, और ये वाला हमारा ब्रैकेट क्लोज, बाहर मॉड लगा दिया। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का ट्रिक बन गया है। ठीक है, ठीक है, ध्यान देख लीजिए, ध्यान से देखिए अब कैसे इसको हम लगाएंगे क्वेश्चन के अंदर। जैसे मान लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है इसका, तो मैंने पहले सबसे पहले ट्राइंगल बनाया, दोनों मेथड से सिखा देता हूं तुम्हें। 1 माइनस 1 माइनस 4 6 माइनस 3 माइनस 5। ठीक है, तो मैंने ट्रिक आपको क्या बताई कि आप इस तरह से चलिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ 1 इंटू x1 इंटू y2 माइनस दिस, तो 6 माइनस माइनस 5 यानी 6 प्लस 5 माइनस 4 इंटू माइनस 5 माइनस माइनस 1 और माइनस 3 इंटू फिर इसका x और इन दोनों का y सबट्रैक्ट, माइनस 1 माइनस 6। करेक्ट, इस तरह से ट्रिक लगा सकते हैं, इस तरह से ट्रिक लगा सकते हैं कि पहले इसका x लिया, इन दोनों के y सबट्रैक्ट, फिर इसका x लिया, इन दोनों इंटू इन दोनों के y सबट्रैक्ट, फिर इसका x लिया इंटू इन दोनों के माइनस 1 माइनस 6। ऑर्डर ध्यान रखना है और मॉड लगा देना है। तो हाफ इंटू ये हो गया 6 5 11 प्लस ये 4 4 16 हो गया, और माइनस 7 इंटू 3 तो प्लस 21 हो गया। तो ये आ जाएगा बेटा 33 प्लस 43, एक बार देख लेना जरा, नहीं 6 7 8 ऐसी कर लेते हैं, और 2 3 4 48 इंटू हाफ दैट इज 24। एरिया ऑफ ट्राइंगल 24 आ गया है इस ट्रिक से। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका जो मैंने अभी बताया, जो तुम्हें 12वीं में मैथ्स में बोर्ड्स में यूज करना होगा, ये तो तुम्हारी जुगाड़बाजी अभी चल गई है, क्वेश्चन में काम आ जाएगी, बट जब 12वीं में बोर्ड्स में जाओगे तो तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल को तमीज से
डिटर्मिनेंट मेथड से करना होगा। इसीलिए अभी बता देता हूं, बाद में तुम्हें कहीं गलत आदत ना पड़ जाए। हाफ x1 y1 1, सर कौन सा x1 y1 लेना है? कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं y1, अभी रुक जाओ, सब समझ जाओगे भाई, सब समझ जाओगे तुम। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ऐसे हमें डिटर्मिनेंट लेना है। x1 y1 इसे ले लेते हैं, तो 1 -1 1 -4 6 1 और -3 -5 1। इस डिटर्मिनेंट को अगर आप खोलेंगे तो यही आएगा 24। करके देख लो, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो 24 ही आएगा, ठीक है। सर डिटर्मिनेंट मेथड स्कूल में यूज कर सकते हैं क्या? स्कूल में बेटा आपसे अभी एरिया पूछेंगे नहीं, 11वीं में, 12वीं में पूछेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी नहीं पूछेंगे। अभी जो पूछेंगे स्ट्रेट लाइन में मैं बता दूंगा आपको जब एनसीईआरटी वाली चीजें आएंगी। आज जो हम पढ़ रहे हैं ये कोई 10वीं क्लास में थी जो थी, अब ये 11th में एनसीईआरटी में नहीं है, ये 12th में है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ, तो इसका अगर आप एक्सपेंशन करें अपनी वही आई कैप 1 इंटू दिस माइनस जे कैप प्लस के कैप वाली टेक्निक लगा के, तो आंसर तुम्हें 24 ही मिलेगा। हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट्स, अभी तो बताया था भाई, क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे हमने ये सॉल्व किया था, जैसे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था, कहां गया क्रॉस प्रोडक्ट, कहां गया भाई, ये निकाला था ना, ऐसे ही डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है। चलो करके दिखा देता हूं भाई तुम्हें इसको जल्दी से करके दिखा देता हूं। कहां गया ये वाला डिटर्मिनेंट, खोल के दिखा देता हूं। तो हाफ तो बाहर है, आई कैप की जगह 1 है, 1 इंटू दिस माइनस दिस, तो 6 + 5 11 हो गया, माइनस माइनस +1 इंटू +1 इंटू -4 + 3 और +1 के कैप की जगह +1 है इंटू 5 4 20 + 18 हो गया, 20 + 18 हो गया। तो हमारे पास आ गया हाफ इंटू 11 - 1 + 38, तो हाफ इंटू 48 दैट इज 24 बन गया है एरिया, ठीक है। तो ऐसे बेटा आपको डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, बिल्कुल बिल्कुल। सर 3 का नहीं आता, अबे 3 का ही तो है वो, बस आई कैप जे कैप के कैप की जगह ये आ गया है, क्या फर्क पड़ रहा है, आई कैप की जगह मैंने 1 ले लिया, जे कैप की जगह -1 और के कैप की जगह 1, तो तुम्हें बिल्कुल आता है, ये भी आता है, बस वहां आई जे के होता था, तुम्हें 3 का ही आता है भाई डिटर्मिनेंट, 2 का नहीं आता। बस पहली रो में उसमें क्या होता था, आई जे के होते थे, इसको 3/3 का ही डिटर्मिनेंट कहते हैं, क्योंकि 3 रोज हैं इसमें, हमारे इसमें भी 3 ही रोज हैं, तो तुम्हें बस 3/3 का ही अभी तक चाहिए। समझ गए हो भाई, डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन जैसे तुम आई जे के टर्म्स में करते थे, बस यहां आई जे और के की जगह जो वैल्यू यहां पड़ी होंगी, जैसे ये वैल्यू पड़ी थी, इनको डाल दोगे, करेक्ट। बहुत ही सिंपल है यार, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। बट बेटर ये है कि अभी 11वीं में तुम ये टेक्निक लगा लिया करो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, दिस इज मच फास्टर है। अब इतनी बात समझ गए हो, जो दोनों में से जो लगाइए, मतलब आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, दोनों बढ़िया है, बट ये भी आनी चाहिए, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट्स के और कोऑर्डिनेट के हाईफाई सवाल आएंगे तो ये बच्चों वाली चीज छूट जाएगी पीछे। ये तो तब है जब एक छोटे से ट्राइंगल का छोटा सा एरिया निकालना है, जब बड़ा भारी भरकम सवाल आएगा तो कई बार डिटर्मिनेंट की मदद लेनी हमें ज्यादा हेल्पफुल रहेगी बेटा, ठीक है। अभी सब आएगा, आगे देखना सारी चीजें सेंस बनाएंगी जो जो मैं स्टेटमेंट बोलता जा रहा हूं। तो फाइनल आंसर इसका 24 हो गया। अब कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे कि सर यहां 1 क्यों है, अरे भाई 1 इसलिए है क्योंकि इसको एक्सपैंड करके सेम चीज मिलती है। डिटर्मिनेंट है क्या, इट इज जस्ट अ इजियर वे टू रिमेंबर अ लॉन्ग एक्सप्रेशन। भाई इतना बड़ा फॉर्मूला लर्न करते, जिसकी हालांकि हमने ट्रिक बना ली, बट उसको आसान तरीके से लर्न करने का ये है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट को तुम बहुत इजीली लर्न कर लेते हो ना, कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना, पहले वेक्टर दूसरा वेक्टर, आईजे के पहला और दूसरा वेक्टर सीधे और लिख के खोल देंगे। सो डिटर्मिनेंट इज अ इजियर वे टू रिमेंबर थिंग्स। तो ऐसे ही हमने एक डिटर्मिनेंट बना रखा है जिसका x1 y1 1 फर्स्ट रो है, x2 y2 1, x3 y3 1, इधर तीनों 1 ही आते हैं, तभी उसको एक्सपैंड करके एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाता है, ठीक है। 1 इज बस जुगाड़, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 1 इज जस्ट जुगाड़, वेरी गुड। जैसे आई जे के भी जो जुगाड़ ही है, तुम कहोगे सर यहां जे क्यों नहीं आता,
पहले जे क्यों नहीं आता, पहले आई ही क्यों आता है भाई? दैट इज हाउ यू हैव टू लर्न इट। इजी है लर्न करना आई जे के वाला तरीका, ऐसे वहां पे 1 1 1 आना है तीनों। तो इट इज जस्ट अ वे टू रिमेंबर थिंग्स। डिटर्मिनेंट है क्या? हमारे बड़े बड़े फॉर्मूला को वो इजी बना देता है, शॉर्टकट में लर्न करना इजी हो जाता है, उसको एक्सपैंड हम कर लेते हैं बाद में। चलिए अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात, सपोज ये तो हमने निकाल लिया किसी ट्राइंगल का एरिया, एबीसी ट्राइंगल का एरिया। मान लीजिए अगर ये दे दें इफ एबीसी आर कोलिनियर, इफ ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब समझते हो भाई साहब? ट्राइंगल ही नहीं बना रहे, ट्राइंगल ही नहीं बना रहे मतलब पिचक गया है, यानी एक लाइन पर आ जाएंगे, एक लाइन पर आ जाएंगे मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा, यानी x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कि अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो वो एरिया 0 मतलब पॉइंट्स कोलिनियर, या ये चीज भी आप 0 रख सकते हो। बात एक ही। हाफ कहां गया सर? हाफ 0 में चले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, राइट? बिल्कुल। तो कोलिनियर के लिए आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 रखना है। चलिए जैसे कोलिनियर का एक सवाल करते हैं, कोलिनियर का एक सवाल करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट दिस एंड दिस आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो आपको क्या करना है भाई? एरिया 0। सर कैसे करूं? डिटर्मिनेंट से करूं? डिटर्मिनेंट से कर ले। सर ट्रिक से करूं? ट्रिक से कर ले भाई। सर दोनों से करा दो, है ना? मन में लड्डू तो यही फूट रहे हैं सर, कराते जाएं बस। मेथड 1 बाय डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट बनाएंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और इसको एक्सपैंड करके 0 कर देंगे, k निकल आएगा। ठीक है, समझ गए हो मेरे दोस्त? फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। चलो जल्दी करो, आई कैप की जगह -3, ये आना चाहिए भाई। ये नहीं सर हमने तो ट्रिक अच्छी लगती है सर, हम ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। -3 इंटू 6 -9, -12 इंटू 7 माइनस के +1 इंटू 9 7 63 -6k इक्वल टू 0 रख के को सॉल्व कर डालो। हो गया, हो गया। सर जी होमवर्क, बेटा होमवर्क में डीपीपी में मिलेगा ऐसा सवाल आपको, ये वाला जल्दी क्लास में निपटाइए, जल्दी से क्लास में इंटीजर टाइप का आंसर दीजिए। हाँ तो जल्दी से सॉल्व करेंगे। ये हो गया -3 -3 9, और -12 7 84, और +12 के +63 -6k बराबर 0। तो k कट गया तो 6k बच गया। 63 और 9 80, 9 3 12 82 ई का हुई गवाह। कुछ गड़बड़ है क्या? अरे मेरे भाई कुछ गड़बड़ हुई है क्या? तू तो नहीं आ रहा हमारा आंसर। देखते हैं भाई कहां गड़बड़ हुई। टू लिख रहे हो तुम लोग, इंटीजर भी नहीं आ रहा। 84 और 63 और 9, अरे यार 63 और 9 कितना होता है? 9 3 12 1 कैरी 72 होता है सर। 82 काहे लिखे हो? चलिए अब तो सही आ गया है, और 6k बराबर 12 आ गया है। k की वैल्यू 2 निकल कर आ गई है। k तो 2 आ गया भाई, k की वैल्यू 2 आ गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसका मेथड 2 ट्रिक वाला मेथड कर लोगे क्या? ट्रिक वाला मेथड कर लोगे? हाँ 289 रैंक सर। हाँ बेटा आ गई। अब बता क्या करूं? आ गई बेटा। हाँ 63 और 9 को ऐड करना नहीं आता सर आपको, 289 आ गई है आपकी। अब तू बेटा ऐसे ही समझ ले, ऐसे ही समझ ले बेटा। मेथड नंबर 2 क्या होगा? मेथड नंबर 2 है कि सर आप इसका x1, वही ट्राइंगल पहले बना लो। तो ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा, कोई नहीं, हम ट्रिक के लिए तो बना ही सकते हैं। 7 6 k 9, तो अगर ऐसे घूमेंगे तो -3 इंटू 6 -9 +7 इंटू 9 -12 +9 इंटू 12 -6 इक्वल टू 0। यहां से करके तुम के सॉल्व कर लेना। ठीक है, समझ गए? के सॉल्व कर लोगे? के सॉल्व कर लोगे?
हाँ, हम्म, चलिए, जीडीबीडी क्या जीडीबीडी हो गई यार। -3 × 6 - 9 +7 × 9 - 12 प्लस के इंटू, हाँ सॉरी, के था वो, के इंटू प्लस के इंटू दिस आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यहां से भी K2 आ जाएगा। चलिए जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल वैसा ही। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सर डिटर्मिनेंट लगाऊं, लगा ले। सर ट्रिक लगाऊं, लगा ले। जो लगाना है लगाओ बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से प्रूव करेंगे कि क्या इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आती है। a कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए और c कॉमा ए प्लस बी। ट्रिक से ही कर देता हूं, ऐसे जाना है a इंटू दिस माइनस दिस, तो ए कट जाएगा, c माइनस बी आएगा, प्लस b इंटू ए प्लस बी माइनस दिस, y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करने हैं ना, बी बी कट गया, a माइनस सी, प्लस c इंटू दिस माइनस दिस, सी सी कट गया, b माइनस ए, ब्रैकेट खोलेंगे, ए बी कट गया, बी सी कट गया, ए सी कट गया, 0 आ गया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 बन गया है। हेंस प्रूव पॉइंट्स आर कोलिनियर। इजी है यार, मतलब ये सब बच्चों वाली बातें हैं, बट क्योंकि बहुत काम आएंगी आगे, इसलिए मैं ये सब आपको बता दे रहा हूं। चलिए एक सवाल पर और बढ़ेंगे, एक और बहुत ही जबरदस्त सवाल पर बढ़ेंगे। चलो चलिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं। चलो ये सवाल तो तुम घर पे भी कर लोगे। के निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इस बार गिवन है 10, तो 10 गिवन है, तुम्हें के निकालना है, इसको ट्राई करना। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात तुम्हें मैं बता रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग बात जो शायद आपने नहीं सुनी हो। ध्यान से सुनिएगा, एक और मैथ्स का वंडर आपके सामने पेश है। आज एक तुम्हें एचसीपी करके बताया था, एक और वंडरफुल बात बता रहा हूं मैथ्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अगर कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल समझते हो? हाँ सर बिल्कुल समझते हैं सर, ये तीनों साइड बराबर होती हैं। तो अगर जो इनके कोऑर्डिनेट्स है ना, सारे रैशनल नहीं हो पाएंगे कभी भी। क्या मतलब सर? दोबारा सुन लो, कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो जो उसके सारे वर्टाइसेस हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये सारे के सारे रैशनल नहीं हो सकते। रैशनल मतलब p बाय q फॉर्म में नहीं हो सकते, मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट का टर्म जरूर आएगा। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा तो कभी ऐसा नहीं हो सकता, इंटीजर तो हो ही नहीं सकता, मैं बोल रहा हूं रैशनल भी नहीं हो सकता, समझे? मान लो 1,1 5,7 10,5, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर। कभी भी सारे कोऑर्डिनेट इंटीजर तो आएंगे ही नहीं, साथ में कभी रैशनल भी नहीं आएंगे। ये भी नहीं हो सकता ये 1/5 2/5 1/7 3/9 2/5 1/10, इस तरह के नहीं हो सकते। यस सर, डन इन क्लास 10th। अच्छी बात है बेटा जिन्होंने किया है। कुछ लोग पूछ रहे हैं वाई सर, वाई पूछ रहे हैं। हाँ बताइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम की चीज है। कैसे काम आएगी अभी इसका प्रूफ पहले बता रहा हूं, कि कभी भी कोऑर्डिनेट सारे रैशनल नहीं आ सकते। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्टिव सवाल ये दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर्म अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन से? अब तुम बैठ के डिस्टेंसेस निकाल रहे हो, डिस्टेंस डिस्टेंस, हम स्मार्ट लोग हैं, हम कहेंगे भैया रैशनल है रैशनल है रैशनल है, नहीं हो सकता। ये भी रैशनल 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 नहीं हो सकता, इक्विलैटरल रैशनल 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 नहीं हो सकता। नन ऑफ दीज आंसर हो गया, डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई, समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सारे के सारे रैशनल हैं तो इक्विलैटरल हो ही नहीं सकता। तुम डिस्टेंसेस निकालने की जरूरत नहीं है, चेक करना चाहो कर लेना, कभी भी इक्विलैटरल नहीं बनेगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे कोऑर्डिनेट रैशनल नहीं हो सकते, कम से कम एक जगह इरैशनल टर्म जरूर आएगी। ठीक है, हाँ बिकॉज ऑफ एरिया, बिल्कुल सही। जिनको इनका प्रूफ पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है सुन लो भाई। तो हम करेंगे अपनी बचपन के मेथड से, लेट अस अज्यूम दैट ऑल आर रैशनल। मतलब हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। ऐसा करते थे ना बचपन में, कि हम गलत चीज को सही मान के सही चीज को गलत प्रूव कर देते हैं
मतलब लेट अस अज्यूम कि ऐसा ये बात हो सकती है, फिर लास्ट में देखेंगे हेंस आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, कुछ उल्टी सीधी चीज आ जाएगी और बोलेंगे हेंस आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, है ना, गलत चीज को सही माना, सही चीज को गलत प्रूव करके हो गया जुगाड़बाजी, है ना, बचपन में ऐसा बहुत होता था। लेट अस अज्यूम दैट ऑल आर रैशनल, मतलब मान लेते हैं इक्विलैटरल है और रैशनल है, ठीक है। फिर हम बोलेंगे हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, प्यारा सा एरिया ऑफ ट्राइंगल x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, क्या ये रैशनल आएगा? बिल्कुल आएगा सर, रैशनल ही तो आएगा, क्योंकि आपने जब डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करोगे, सारे रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, सारे रैशनल को मल्टीप्लाई ऐड वैड करके तो एक रैशनल ही आएगा भाई। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल में ये सारे रैशनल हो जाएं, ये सारे रैशनल हो जाएं, तो भाई ये मल्टीप्लाई डिवीजन एडिशन ये सब रैशनल है, रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल नंबर ही आएगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल तो रैशनल आ जाएगा। बट हमने पढ़ा है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, है ना जी, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर का मतलब हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूले से लगा दो, कोई सा भी ले लिया क्योंकि सारे सेम है, और क्योंकि ये रैशनल है तो साइड स्क्वायर तो रैशनल ही आएगा, मानते हो भाई? साइड आ सकता है रैशनल, बट साइड का स्क्वायर रैशनल आएगा बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस फॉर्मूला, ये रैशनल है प्लस रैशनल, तो साइड स्क्वायर एक रैशनल नंबर है, यानी साइड स्क्वायर एक रैशनल है, और रैशनल नंबर को √3/4 से मल्टीप्लाई करा है तो ओवरऑल एरिया इरैशनल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? इरैशनल बनना चाहिए। एक बार आप बोल रहे हैं एरिया रैशनल है उसी ट्राइंगल का, एक बार आप बोल रहे हैं एरिया इरैशनल है, तो आपका अजम्पशन इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट, हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट है क्योंकि उसी ट्राइंगल का एरिया रैशनल भी आ रहा है, इरैशनल भी, हेंस आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। गलत है भैया हमारी अजम्पशन, ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। चलिए, तो अब यहां पर हम रोकते हैं आज का डिस्कशन। एक ये सवाल मैंने तुम्हें होमवर्क में दे दिया है, इसको यहां से हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास, एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर, ये चीज आप कर लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, जैसे ट्राइंगल का पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ेंगे। आज की डीबीबी में एक सवाल डाल दिया है, चाहे तो आप वो वाला छोड़ देना, एक ही क्वेश्चन है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। तो होमवर्क अब आज का क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है होमवर्क आज, क्योंकि कोऑर्डिनेट जस्ट स्टार्ट हुई है, DPP1 बेसिक्स हैं, बिल्कुल 10-12 सवाल मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो आज पढ़ाए हैं बता दिए हैं, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको आज की क्लास मीडियम या टफ लगी, देखो आज की क्लास इजी लगनी चाहिए यार, क्योंकि सब 10वीं का करा है, कुछ भी नया नहीं करा है, जो थोड़ा बहुत नया था वो फिजिक्स में सर तुम्हें ऑलरेडी बता चुके थे। हाँ, एक दो चीजें बताई हैं, HCP वगैरह नहीं, बट अगर आज टफ लगी तुम्हें तो भाई 10th के रिवीजन करना बहुत जरूरी है, सीरियस अगर आप हो तो 10th का रिवीजन करके बैठिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और अगली क्लास में अब हम नई चीजें शुरू करेंगे जो आपने 10th में नहीं पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो आज लेक्चर 1 था, सैटरडे था, इसलिए मैंने सारी चीजें रिवाइज करा दी हैं ताकि सब लोग एक बार पटरी पर सही तरीके से चढ़ जाए सबकी गाड़ी, ताकि मंडे से अगले वीक से बेटा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फुल स्पीड में चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल, अगला लेक्चर इतना इजी नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूं, बट प्रॉपर तरीके से नोट्स बताइए और रिवाइज करिए तो आपको इजी ही लगेगा, ज्यादा कुछ है नहीं, आसान सी यूनिट है। चलिए, तो आई होप मजा आया भाई, इजी लेक्चर था। मिलते हैं अब हम लोग अगले हफ्ते में, जहां पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अलग लेवल पर लेकर जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारी क्या, ऑलमोस्ट सारी ही ऐसी चीजें जो आपने 10th में नहीं पढ़ी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी तो 10th में तुमने ये समझ लो जैसे 11वीं की और 10वीं की ट्रिगो थी ना, तुम्हें 10th में लगता था ट्रिगो कितनी पढ़ ली है ना, 3 आइडेंटिटी से ट्रिग्नोमेट्री खेली थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, टेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इसको सेक स्क्वायर। 10th में यही 3 फंडामेंटल, उसी पे हजारों सवाल, तो लगता था कितनी ट्रिगो पढ़ ली। अब 11वीं की ट्रिगो देखी ना क्या है, अलग ही लेवल की है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट में है, कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला तो बस 0.1% है, अब बहुत चीजें और आने वाली हैं, वो पढ़ेंगे, मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले हफ्ते। एंजॉय करिए अपना संडे और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू।